very good evening guys. We are moving on the next unit of chapter number 4 of economics, जिसका नाम है आपके सामने exchange rate and its economic effects। वैसे ये जो चैप्टर, पूरा चैप्टर 4 जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर है, फॉरेन ट्रेड के ऊपर है। आप सभी जानते हो जब हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमें पैसों की जरूरत पड़ती है कि अगर सपोज आई वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम यूएसए तो मेरे पास में रुपए का कोई जरूरत नहीं, मुझे चाहिए डॉलर्स। अगर मैं यूरोप से कुछ बाय कर रहा हूं तो मेरे पास चाहिए यूरो। तो जैसे कि आप जानते हो कि जब भी हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से जब भी कुछ बाय करते हैं, वैसे भारत बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्ट करते समय हमारे पास में फॉरेन करेंसी का होना जरूरी है। इसलिए हमारी भारत की जो इकोनॉमी की जो ऑब्जेक्टिव होता है उस ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी होना चाहिए। जिस कंट्री के पास ज्यादा फॉरेन करेंसी होती है वो किसी भी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट कर सकता है। इसलिए हमारी नीतिमत्ता हमेशा ये होती है, हमारी सरकार की जो रणनीति ये होती है हमेशा कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, फॉरेन करेंसी मिले, ताकि हम लोग कोई भी चीज को भारत के बाहर से भारत के अंदर इंपोर्ट कर, जैसे कि एग्जांपल क्रूड ऑयल, जैसे कि एग्जांपल जो पेट्रोल डीजल और बहुत सारी चीजें जो भारत इंपोर्ट करता है, उस इंपोर्ट करने के लिए भारत के पास में फॉरेन एक्सचेंज का होना जरूरी है। तो इस चैप्टर में यही समझाया है कि अगर मान लीजिए मैं इंडिया के बाहर जाता हूं और मुझे फॉर एग्जांपल मैं यूएसए घूमने जा रहा हूं तो मैं रुपीस लेके जाऊंगा तो वहां के जो दुकानें हैं वो मेरे रुपीस को एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे रुपीस को देके मुझे डॉलर्स खरीदना पड़ेंगे, तब जाके मैं वहां के शॉप से बाय कर पाऊंगा। इफ आई डोंट हैव डॉलर्स आई विल नॉट, इफ आई एम मेकिंग द पेमेंट इन आईएनआर दैट पर्सन विल नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट माय आईएनआर बिकॉज उसको आईएनआर से कुछ मतलब ही नहीं, बिकॉज मैं उसके कंट्री में जा रहा हूं। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर भारत के बाहर का बंदा, अगर वो युगांडा से है, वो यूके से है, वो किसी भी कंट्री से हो, अगर वो भारत में आके हमारे पूना के कोई भी शॉप में अगर वड़ा पाव खा रहा है तो उसको रुपीस की जरूरत है। अगर वो डॉलर में देंगे तो हम लोग डॉलर में लेंगे क्यों? एबल टू अंडरस्टैंड? इसीलिए हमें यह जानना जरूरी है कि जब उधर के कंट्री वाले लोग इंडिया में आते हैं या इंडिया के लोग बाहर जाते हैं तो वो जो पैसे जो एक्सचेंज होते हैं वो किस रुपीस में किस रेशो में एक्सचेंज होते हैं, उसी का नाम ही एक्सचेंज रेट है। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी जो रेट चल रहा है 72.64 आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह दिख रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि अब 72.64 इंडियन रुपीस देके हम $1 खरीद सकते हैं। मतलब सोचने वाली बात है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्र मिला था, आपको देखते हुए और सुनते हुए बड़ा शौक लगेगा, उस समय 1 INR वाज इक्वल टू $1। सोचने की बात है कि इतने सालों में, इस 70 से 80 सालों में भारत की इकोनॉमी की वाट लग गई है। वजह क्या है? आखिर क्यों उनका डॉलर का वैल्यू इतना ज्यादा हो गया? अब उनका $1 में हमारे 72 रुपीस चले जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊंगा, अगर मैं पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखता हूं तो हमें यहां से अच्छे संकेत नहीं मिलेंगे। आपको देखते हुए बहुत खुशी नहीं होगी बिकॉज हमारा वैल्यू दिन ब दिन कम हो रहा है। एक जमाने में $1 खरीदने के लिए ₹1 लगता था, अब वही डॉलर खरीदने के लिए हमें 72 रुपीस देना पड़ रहा है। इसका मतलब अच्छी बात नहीं हुई है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, बोलते हैं अच्छी बात है 72 रुपीस हमारी वैल्यू बढ़ रही है, बल्कि हमारी वैल्यू कैसे, मतलब वो चीज पहले $1 में मिल रही थी, सपोज डॉलर नाम की एक चीज है, पहले $1 में मिल रही थी, अब वही डॉलर नाम की चीज 72 रुपीस में मिल रही है। अर्थात क्या हो रहा है, हमारे रुपए की वैल्यू घट रही है, दिन ब दिन कम हो रही है। तो दोस्तों आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ये है 2000, अभी 2018 चल रहा है, 2013 का रिपोर्ट आप देख सकते हो। 2013 में 62.86 था, अब वो आज 72 हो चुका है। इसका मतलब आपने इन 5 सालों में 10 रुपए की घटोती भारत के रुपए में देखी है। इसका मतलब दिन ब दिन भारत के रुपए की कीमत कम हो रही है। आप मुझसे सवाल पूछोगे ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या कांड कर दिया भारत ने 80 सालों में कि भारत की रुपए की वैल्यू इतनी कम हो गई? वजह जानना चाहते हो? वजह यह है कि अब भारत के, देखो सबसे पहली बात तो रुपए की वैल्यू कम की होती है। कोई भी चीज की, कोई भी करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, डिपेंड करता है, आपने 12th इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, कोई भी चीज की वैल्यू कम या ज्यादा, उसके रेट कम या ज्यादा तब होते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी चीज की डिमांड जब बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और कोई भी चीज की डिमांड जब घट जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ है, ये तात्पर्य यह है कि डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है और आईएनआर की डिमांड बहुत कम है, इसीलिए आईएनआर को कोई पूछ रहा नहीं
डॉलर को सब लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए उसकी वैल्यू हमारे रुपीस से ज्यादा है। उसकी वैल्यू मतलब वैल्यू ज्यादा है उनकी, है ना, हमारी वैल्यू कम है। हमारे 72 रुपीज में उनका एक आता है, मतलब सोचिए हम 72 टाइम्स उनसे छोटे हैं। आपको समझ में आ रहा है? अब सवाल ये उठ रहा है कि सर डिमांड और सप्लाई, देखो कोई भी चीज हमने बचपन से पढ़ी है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कोई भी चीज का रेट। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर उनके डॉलर की रेट क्यों, उनके डॉलर की डिमांड क्यों इतनी ज्यादा है, और हमारे आईएनआर की आप सभी जानते हो वर्ल्ड के टॉप 10 अगर मैं इकोनॉमीज की बात अगर करता हूं तो सबसे नंबर इकोनॉमी, सबसे ज्यादा बड़ी जो जीडीपी है वो वर्ल्ड में यूएसए की है। वो अपने आप में इतना सक्षम है, वो बहुत सारी चीजें खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। आपने जीडीपी का डेफिनेशन जाना था, उसमें ये भी लिखा था कि जो कंट्री सबसे जो प्रोड्यूस करती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मैं उनके दिखाना चाहूंगा टॉप 10, जो अगर मैं बात करते हैं टॉप 10 की, मैं आपके सामने वो टॉप 10 चीजें दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझ आए कि वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 में कौन है। आपके सामने ये डेटा जो दिख रहा है, एक मिनट, टॉप 10 इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो टॉप 10 इकोनॉमिक्स का नंबर 1 जो बादशाह है वो आज भी यूएसए है। कैन यू प्लीज रिकॉग्नाइज कि सेकंड नंबर पे कौन है? आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, सबसे नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 जो चाइना है, नंबर 3 जो जापान है। और बड़ी खुशी की है या फिर दुख की बात है, आप ही मुझे बता दो, इंडिया जिसकी पॉपुलेशन लगभग चाइना इतनी ही है, यहां पे भी उतने ही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होना चाहिए था जितनी की चाइना की है, पर चाइना की इकोनॉमी के तब्बल 5 टाइम्स हमारी इकोनॉमी छोटी है। मतलब हम उनके 5 गुना गुड्स एंड सर्विसेज को कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अर्थात यह हुआ कि हम अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए भारत के ऊपर नहीं, हम दूसरों के ऊपर निर्भर हुए। अब यह पूछिए मुझे सर, 1947 में भारत के अंदर सिर्फ 33 करोड़ जनता हुआ करती थी और 2018 में ये 133 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। मतलब भारत के गुड्स, भारत की जमीन उतनी है, प्रोडक्शन जितना बढ़ा है वो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत कम बढ़ा है। वो अपने शब्दों को वापस मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रमाण में हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है उस प्रमाण में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़े। मतलब हमें अभी इंपोर्ट करने की जरूरत ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो अब सोचिए हमें इंपोर्ट कहां से करना पड़ेगा? चाइना से। हमें इंपोर्ट कहां से करना पड़ेगा? यूएसए से। तो मतलब अब बता दो मुझे, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया से पेट्रोल जैसी चीजें। मतलब हमें भारत में बैठकर आईएनआर से ज्यादा फिक्र है कि डॉलर है कि नहीं, बिकॉज मुझे यूएसए से इंपोर्ट करना है, डॉलर चाहिए, मुझे चाइना से इंपोर्ट करना है, डॉलर चाहिए, मुझे सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करना है, डॉलर चाहिए। तो डॉलर की डिमांड हो गई ज्यादा, इसीलिए डॉलर का भाव बढ़ रहा है और हमारे रुपए की कोई इज्जत नहीं रही है। अब सवाल उठ रहा है कि जब सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री जिसका अपना खुद का एक करेंसी है, फिर वो भी डॉलर में ट्रेड क्यों हो रहा है? चाइना की चीजें भी डॉलर में, यहां तक कि वर्ल्ड के 80% ट्रांजैक्शन डॉलर के फॉर्म में टर्न होता है। मुझे वापस अपनी बातों कहने दो। मतलब दुनिया में, विश्व भर में 100 ट्रांजैक्शन अगर एक दिन में होते हैं तो 80% ट्रांजैक्शन जो है डॉलर में नापे जाते हैं। जैसे आपका वजन किलो में नापे जाता है तो वर्ल्ड की ट्रांजैक्शन जो है, बोलो, और इंडिया का हर ट्रांजैक्शन रुपीस में होता है, पर इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के जब ट्रांजैक्शन होते हैं, भले ही उनकी करेंसी एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक करेंसी आईएनआर हो या फिर कोई भी यूरो हो या फिर कुछ येन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उनके मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किससे हो रहे हैं? जैसे कि सऊदी अरेबिया की बात कर लेंगे, मुझे पेट्रोल खरीदना, वो उसकी खुद की दिराम में बात नहीं करता है, वो बोलता है डॉलर चाहिए। तो उसको डॉलर क्यों बोला है? क्योंकि उसने अमेरिका के साथ में ये करार किया है कि तू अपनी हर ट्रांजैक्शन डॉलर में ही करना, तू अपना पेट्रोल डॉलर में ही बेचना, ताकि डॉलर की रेट। फिर आप बोलेंगे सऊदी अरेबिया इस चीज पर शर्तें मंजूर कैसे कर, उसको क्या फायदा होगा? तो बदले में अमेरिका ने ये कहा कि तू अगर हर ट्रांजैक्शन, हर पेट्रोल जैसे ट्रांजैक्शन अगर डॉलर में बेचेगा तो मैं तेरे कंट्री को संरक्षण दूंगा जो तेरे पास नहीं। तो अमेरिका सारी मिलिट्री सऊदी अरेबिया का संरक्षण करती है। तो कुल मिलाकर हो रहा है कि अमेरिका ने वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन जाल, माया जाल बिठा कर रखा है। अल्टीमेटली बोलो, हर कोई ट्रांजैक्शन मैक्सिमम किस में हो रहा है? तो अब बताओ किसकी कीमत ज्यादा हो गई? और इसलिए हमारी इज्जत आने वाले, हमारा जिस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कुछ दिनों में, कुछ सालों में, 2022 तक हमें प्रेडिक्शन है कि हम वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज में आ जाएंगे। अब बताओ बच्चों, टॉप 5 इकोनॉमीज में आ जाएंगे तो अर्थात हमारी स्टेबिलिटी,
हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी मतलब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी सर्विसेज बढ़ेगी, तो हमारे पास में हमारे मतलब लोग हमसे बाय करेंगे, तो मार्केट में आईएनआर की डिमांड बढ़ेगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब इंडिया जब ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगेगा ज्यादा, तब इंडिया के आईएनआर की डिमांड बढ़ेगी। आईएनआर की डिमांड बढ़ेगी तो एक समय आएगा कि $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज। यह भी समय आएगा $1 इज इक्वल टू 30 रुपीज। मतलब ये शुभ संकेत है क्या? शुभ संकेत है, शुभ संकेत हो रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ये एक्सचेंज रेट कैसे चलता है? क्योंकि हर आदमी के दिमाग में जब वो इंटरनेशनल टूर पे जाता है तो उसको हमेशा यही दिमाग में ये एक्सचेंज रेट वाला मेरी इंडिया की इज्जत क्यों नहीं है। मतलब हमें लगता है चलो मेरे इतने रुपए देके, अभी हाल ही में मैं बाली नाम के कंट्री में गया था, इंडोनेशिया में गया था। उस जगह पे मुझे जाके पहली बार फॉरेन करेंसी लेते समय बड़ी खुशी हुई। पूछो क्यों? क्योंकि उस ₹1 में 175 मुझे वहां की वो करेंसी आ रही थी। क्या नाम उसका यार? 100 रुपया, उधर रुपया बोलते, रुपया अपन रुपीस बोलते, वो रुपया बोलते। आई वॉज पेइंग 1 रुपी, आई वॉज गेटिंग 175 रुपया। तो सोचो इंडिया की इज्जत उनसे कितनी, मतलब इंडोनेशिया की इकोनॉमी जो है भारत से बड़ी गई गुजरी है। तो इसीलिए अगर यहां पे इकोनॉमी का तख्ता अगर देखते हैं तो इंडोनेशिया आपको बहुत नीचे नजर आएगा। पाकिस्तान भी आप देख सकते हो बहुत ही नीचे गया हुआ है। 16 नंबर पे आपको इंडोनेशिया दिख रहा है। इसका मतलब ये आपको समझ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो मतलब मैंने ₹1 देकर सोचो मुझे कितना रिच फील हो रहा था। मतलब मैं 1 लाख रुपए दिया, मुझे कितने मिले? 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपया। सोचो आई वॉज फीलिंग सो रिच। तो सोचो हर यूएस वाला आदमी इंडिया में घूमने क्यों आता है? वो भले ही अपने कंट्री में गया गुजरा हो, वो भारत में आके अपने आप को अमीर फील करता होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बिकॉज वो $1 देता है उसको ₹60 मिल जाता है। इसीलिए इस एक्सचेंज रेट को देखो, इस चैप्टर से हमें क्या सीखना है कि आखिर एक्सचेंज रेट किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। की डिमांड सप्लाई की बात के साथ साथ में आपको यह भी देखना है कि उस कंट्री में कितनी स्टेबिलिटी है, उस कंट्री का इकोनॉमी कितना साउंड है, उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितना अच्छा है, मतलब उस कंट्री का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो अगर मान लो अपने कंट्री में साला कांग्रेस और बीजेपी हर रोज झगड़ा कर रहे हैं, हर रोज यहां पे स्ट्राइक हो रही है, तो अपने रुपए के रेट घटेंगे। अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहां पे लगातार नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, अपने रुपए की दाम घटेगी। मतलब इट डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन व्हाट द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ में भारत के अंदर और भी कितनी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल कितना स्टेबल है, भारत का प्रोडक्शन कैसा है, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है। जैसे जापान, जर्मनी, टेक्निकली दे आर हाईली साउंड। इसीलिए वहां की जो चीजें है ना, जापान हर घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें बन जाती। वैसे वो लोग जितना टेक्निकली आगे जा रहे हैं उतनी उनकी इकोनॉमी प्रोग्रेस हो रही है। इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी जापान एक अपना नाम कर चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये चैप्टर बहुत समझना। देखो जापान नंबर 3 पे आएगा नहीं, हालांकि जापान इतने नेचुरल कैलेमिटी शायद से किसी कंट्री ने वर्ल्ड में देखे होंगे। बोलो देखिए, ये अगर मान लीजिए कोई बात करेंगे, कोई सुनामी की बात करो तो जापान है। अगर वो नागासाकी वो जो देखा था वो भी, और दुनिया की हर चीज का जो दर्द है जापान ने भुगता है। जापान आगे बढ़ता है, एक नेचुरल कैलेमिटी हो जाती, फिर भी इतना होने के बावजूद भी आज वर्ल्ड के 3rd नंबर इकोनॉमी में आप देख सकते हैं उनका क्या लेवल है। अगर भारत को यहां जाना है, अच्छा ये चीजें कैसे होती है? इसका मतलब भारत कितनी चीजें प्रोड्यूस करता है, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है? फाइन। अब एक सवाल आपसे, भारत का एक्सचेंज रेट जो है, आपने तख्ता जो देखा है अभी, ये धीरे धीरे अगर मैं इसको, अगर मान लो बहुत सालों पुरानी अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे, और अगर मैं आपको मैं ये भी दिखा दूं कि भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है। आपके हिसाब से भारत इंपोर्ट ज्यादा करता होगा एक्सपोर्ट? जाहिर सी बात है, मतलब हमें उस बात से कुछ छुपाना नहीं है, भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, इसमें कोई भी शक सवाल नहीं। अब मुझे आपको ये दिखाना है, 1 मिनट रुकना। वर्ल्ड के टॉप 10 जो इकोनॉमीज मैंने आपको अभी बता दी, कौन सी टॉप 10 है वो भी आपने देख लिए। ओके, यूएसए, चाइना, जापान। जरूर एग्जामिनेशन में लिख के आना, ठोक के आना, बिल्कुल आपकी इंप्रेशन झाड़ के आना कि मुझे पता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है। ओके फाइन। मुझे आपको ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भारत किस जगह पे है, भारत का क्या लेवल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। मुझे सिर्फ आपको एक डेटा दिखाना ज़रूरी है।
अब जरा यहां पे देखिए एक्सपोर्ट कितना नजर आ रहा है आपको। भारत चीजें एक्सपोर्ट कितनी करता है, ये 2018 का डेटा आपके सामने है। एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है। इंपोर्ट की फिगर जो है 45,240 है और एक्सपोर्ट जो है 27,840 है। मतलब अपना डेफिसिट जो है 17,390 है। एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हे गाइस, आर यू देयर? तो आपको यह समझना होगा कि भारत में, आप जरा यहां पे देखिए, एक जमाने में हम लोग कितना इंपोर्ट करते थे और कितना एक्सपोर्ट, और आज हमारी हालत क्या हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिन ब दिन भारत का जो मैं पिछले 10 साल का डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 2008 में इधर भी हाफ, ये रुक भाई, अब देख तो, अब दिख रहा है? ओके। मुझे आपसे कुछ कहना है, वो ये कहना है कि 2008 में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ये जो डेटा है वो इंपोर्ट के लिए है। वो इंपोर्ट था 20,000 के करीब करीब, अब वो आ चुका है 45,000 के करीब। मतलब दिन ब दिन हमारा इंपोर्ट जो है बढ़ता है। आप मुझे बताओ, इंपोर्ट बढ़ रहा है, इसका यह मतलब हो रहा है कि हमें अब ज्यादा फॉरेन करेंसी की जरूरत है। मतलब क्या? हम ही अपने रुपए की वैल्यू घटाने के लिए जिम्मेदार लोग हैं। हम खुद ही भीख मांगते हैं, हमें डॉलर दे दो, डॉलर दे दो, डॉलर दे। अब इसलिए इनकम टैक्स में और जीएसटी में कई बार पढ़ते होंगे, एक्सपोर्ट करने पर आपको लगेगा कम टैक्स। एक्सपोर्ट जो करती है आईटी कंपनी, जो इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, उनको जीएसटी तक नहीं लगता, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा हमें फॉरेन करेंसी की प्राप्ति हो, ताकि हम लोग की करेंसी की वैल्यू बढ़े। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो ये चैप्टर का, ये दिस वाज द बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट, राइट? अब आओ एक एक कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में देखते हैं। सबसे पहली चीज आपके सामने ये रही। अब मुझे एक्सचेंज रेट बताने की आपको खास तरीके से जरूरत नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द एक्सचेंज रेट। क्या आपको ये समझ रहा है एक्सचेंज रेट क्या है? क्या एक्सचेंज रेट हर कंट्री के साथ में अपने एक होंगे, या डॉलर के लिए अलग, यूरो के लिए अलग होंगे? अगर मैं यहां पे यूरो लिख दूं तो अलग होंगे? यूरो टू आईएनआर एक बार देख लेते क्या है। क्या ये अलग है? 85, मतलब हम 85 देंगे तो उनका 1 यूरो मिलेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? है गाइस, कम ऑन। तो जब हम लोग इंडिया के बाहर जब घूमने जाते हैं तो हमें यह प्रश्न होता है कि कैल्सी साथ में रखना चाहिए कि नहीं। यस, क्योंकि वो खाने में बोलता है 10 यूरो का खाना। अब 10 यूरो का खाना है, इसका मतलब यह हुआ कि हमें अब 850 रुपए चुकाना है उसको। मतलब आपको सोचना होगा कि सोचो वो लोग जो उन्होंने यूरो कमाए, यूरो में जो रहते हैं, उनके लिए तो खाना इज सो चीप, ही जस्ट हैव टू पे 10 यूरो एंड ही इज एबल टू ईट। हमारे जैसे जब लोग, गरीब लोग वहां पे जब जाते हैं तो हमें 850 रुपए चुकाने के अंदर वो खाना मिलता है, और उनका आदमी 10 रुपए, मतलब उनका तो 10 रुपए, सोचिए ना। तो उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, इसलिए उनका आदमी अपने आप ही अमीर हो गया। मतलब वर्ल्ड के अंदर जब यूरो के और जो डॉलर वाले लोग जब घूमते होंगे तो अपने आप को बादशाह, शहनशाह और बाहुबली, महाबाहुबली समझते होंगे, क्योंकि उनको बाकी कंट्री तो चिल्लर लगती होगी। इसीलिए हमारे पास जो टूरिस्ट लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिया बड़ा गरीब लगता है, क्योंकि उनको लगता है मैं तो ऐसे फुकट में घूम गया है। आप देखते हो गोवा जैसी जगह पर, और जैसे कि आप देखते हो साउथ इंडिया में भी कई जगह पे, नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे फॉरेनर्स घूमने आते हैं, बिकॉज दे फाइंड इंडिया सो चीप। एंड एक्चुअली हमारे चीप होने की वजह हम खुद हैं। आप बताओ एक भारत की गरीबी को हटाए कैसे? भारत का एक्सचेंज रेट कम नंबर होगा जब भारत के अंदर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा, भारत विकसित होगा, भारत के लोग नई टेक्नोलॉजी को प्राप्त करेंगे, बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग आएंगे, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी सर्विसेज भारत बनाएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, भारत का एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो भारत का जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, भारत का इंपोर्ट कम होगा। जब लोग भारत की चीजों को मांगेंगे, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, बोलो तो आईएनआर की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, और जिस समय आईएनआर की डिमांड बढ़ेगी तो समझ जाना, समझ आ रहा है? बताओ एक चीज आपको इस चैप्टर के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। एक्सचेंज रेट आपने समझ गए होंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपके दिमाग में मैं घुसेड़ दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। आपको जवाब देना, एक्सचेंज रेट रिजीम्स ऐसा लिखा हुआ है। दुनिया में 2 टाइप के एक्सचेंज होते हैं, एक फ्लोटिंग एंड एक फिक्स। दिखता होगा आपको स्क्रीन पे, आपको 2 चीजें दिखती होगी, एक फ्लोटिंग एक फिक्स्ड। फ्लोटिंग मतलब वो होती है, जैसे आज हम लोग इंडिया जो है वो फ्लोटिंग रेट पे जी रहा है, हमारे पास में कोई फिक्स्ड रेट नहीं है। सर फ्लोटिंग मतलब क्या? जो हमेशा
चेंज होता रहता है। जैसे कि हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड जो देख रहे हैं, आपको इसके पहले भी मैंने स्क्रीन पे दिखाया था कि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप मुझे बताओ ये भारत का क्या है? ये देखो ना, यहाँ पे इसी को देख लीजिए, यहाँ पे देखो पहले कितना था, 81 था, अब 82, 83। ये जो देखो सितंबर महीने के अंदर ही 81 से 85 पे पहुंच गया। मतलब भारत की वैल्यू एक महीने में 4 रुपए से घट गई यूरो के सामने। बैठे बैठे हम गरीब हो रहे हैं, बैठे बैठे हम गरीब हो रहे हैं। सोचो, आपको यह समझना होगा कि ये जो रेट है वो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग मतलब जो कांस्टेंट और जो फिक्स्ड नहीं है। अगर मैं इसको डॉलर के फॉर्म में कर दूं, यूएसडी लिख दूं यहां पे, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जरा देखिए, पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपके सामने खोल के रख देता हूं। अबे यार, यूरो टू यूएसडी देखना मुझे तो क्या देखना था, यूएसडी टू आईएनआर देखना है। आप जरा यहां पे मैं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर आपके पास में रख दूं, तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हमारी चीजें फ्लोटिंग हो रही है। बताओ, पहले 62 था, फिर 60, फिर 62, 64। देखो यहां पे मोदी जी ने भारत को संभाला 60 पे, और मोदी जी का 2019 में वापस इलेक्शन है, हम वापस से ज्यादा गरीब हो रहे हैं। मतलब मोदी जी के आने के बाद में भारत जो है, भारत के रुपए की वैल्यू है 10 रुपए, सर हम गरीब हो गए। नहीं समझे? एक बात बता रहा हूं, यूएसडी में एक टी शर्ट हमको वहां से मंगवाना है, तो क्या बोलते थे, $1 की। कितने डॉलर की? और वो 2012 में भी कितनी थी? $1 की। 2018 में भी कितनी है? पर हमें वो महंगी लग रही है, सस्ती। बताओ क्यों? पहले उस टी शर्ट के लिए 62 रुपए दिए, अब उसी टी शर्ट के लिए 72 रुपए दे दिए। तो हम बैठे बैठे, टी शर्ट की क्वालिटी वही है, वो लोग बैठे बैठे अमीर हुए, हम बैठे बैठे गरीब हो गए। लेना नहीं, देना नहीं। हम इसी तरह से भारत स्वतंत्र होने के बाद में दिन ब दिन, इसमें मोदी जी की गलती नहीं, हमें ओवरऑल विकास करना हो। सबका साथ होगा तो ही सबका विकास होगा। भाई और बहनों, हमें भारत की एजुकेशन को आगे ले जाना होगा। जितने लोग स्किल्ड होंगे, जितना हर आदमी लिटरेट होगा, जितना हर आदमी ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, तो अल्टीमेटली पूरा भारत जो है आगे जाएगा। बोलेंगे भारत माता की। भारत को अगर आगे ले जाना 2025 का टारगेट है। मोदी जी ने हमसे फिर से बोला इस इलेक्शन में कि मुझे एक बार जिताइए, मैं भारत की इकोनॉमी के वर्ल्ड की सबसे श्रेष्ठ इकोनॉमी बना सकता हूं, क्योंकि भारत की जितनी जनता और किसी के पास में नहीं। सोचो, 133 करोड़ अगर लोग अगर दिन रात काम कर रहे ना, मां कसम, तो भारत 2 साल में सबको पछाड़ देगा। पर सवाल यह उठ रहा है, इतने सारे लोगों को काम कैसे दें? आज भारत में कई लोगों की काम करने की नीतिमत्ता है, पर रोजगार उपलब्ध नहीं है। आज भारत में कम से कम हर साल 25 लाख लोग इंजीनियर बन जाते हैं, उसमें से 5 लाख लोगों को भी जॉब नहीं है। वो 20 लाख लोग हैं, दे आर विलिंग टू वर्क बट दे डोंट हैव व्हाट जॉब टू वर्क। अब मुझे बताओ, सबसे पहले भारत में रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए इसके ठीक अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एफडीआई, और उसका मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मोदी जी चाहते हैं। आप देखते होंगे इन दिनों मोदी जी बड़े वर्ल्ड के टूर करते हैं। वो यही चाहते हैं कि देश विदेश के लोगों से मिले और उनको बोले कि तुम इंडिया में फैक्ट्री चालू करो, इंडिया में बिजनेस चालू करो, तुम अपने कंट्री में बनाने से अच्छा इंडिया में सस्ते रोजगार में काम करिए। भारत सरकार तुमको सुविधाएं देंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, सिर्फ तुम इंडिया में फैक्ट्री चालू करो। भारत के जो बेरोजगार लोग हैं उनको जॉब मिलेगी। सो जो जॉब मिलेंगी, भारत का प्रोडक्शन बढ़ेगा, भारत की सर्विसेज बढ़ेगी, भारत की इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा, और हम बदले में कम इंपोर्ट करेंगे। सोचिए, भारत के वॉलमार्ट जैसे लोगों को अगर एफडीआई में 100% दे दिया, तो वो भारत से बहुत सारे रोजगार को 1 लाख लोगों को काम देंगे। तो 1 लाख लोगों को सैलरी किस में देंगे? डॉलर में देंगे कि रुपीस में देंगे? आईएनआर में देंगे। तो वॉलमार्ट को आईएनआर की डिमांड करना पड़ेगी। तो मोदी जी को ये पता है, इस चीज को अगर आगे ले जाना है तो मुझे पूरा फाउंडेशन डेवलप करना होगा, मुझे और वक्त की जरूरत है, ये कोई खेल नहीं है। मुझे इंडिया को आगे ले जाने का बेस करना पड़ेगा। वो बेस अगर बन जाए ना, ज्यादा से ज्यादा अगर फैक्ट्रीज, आप देखते हो अगर आज इंडिया में अगर आपको कोई भी चीज अगर खोलना है तो पहले से बहुत कम कंप्लायंसेस की जरूरत है। आज एक दिन में आरओसी ऑफिस में आपकी फॉरेन कंपनी खुल सकती है, जो पहले कई महीनों तक नहीं खुलती थी। आज मोदी जी के आने की वजह से और जेटली जी की वजह से आज भारत में
भारत की कंपनियों के लिए इतनी सहूलत है कि दे कैन स्टार्ट देयर वर्क सो इजीली. दैट इज व्हाई व्हाट इज हैपनिंग, द मोर इन्वेस्टमेंट इज कमिंग अप इन इंडिया, देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट एंड अल्टीमेटली देयर विल बी मोर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी विल बी द स्ट्रेंथन. एबल टू अंडरस्टैंड. इसके पीछे एक्चुअली अगर आम आदमी, हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते ना, वी विल नेवर अंडरस्टैंड मोदी जी क्यों करता, क्या कर रहे हैं इधर उधर जाके. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आम आदमी के समझ के परे है. आज हम लोग इतना डेप्थ में जाके समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है मोदी जी करना क्या चाहते हैं. मोदी जी जैसे लोगों को या किसी भी आदमी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है, भारत को आगे ले जाना है, कोई सब्जेक्ट आए ना आए, इकोनॉमिक्स आना जरूरी है. भारत आगे जाएगा या पीछे जाएगा डिपेंड करता है इकोनॉमिक्स. इसीलिए इकोनॉमिक्स की जानकारी रखने वाले मनमोहन साहब को ही भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया. क्यों था? बिकॉज ही वॉज द लीडिंग इकोनॉमिस्ट. He was the finance minister in 1991, but he became a prime minister of India because he was the आज भी जितना वो इकोनॉमिक्स को जानते हैं, भारत में शायद से कोई इकोनॉमिक्स जानता होगा. मतलब भारत को कैसे आगे ले जाना है, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स, मतलब एक नेता को अगर नेता बनना है तो उसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान रहना जरूरी है, जो आपको ज्ञान मिल रहा है. मतलब ये जो सारी चीजों की समझ जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को है, इसलिए तो वो ये सब काम कर रहे हैं. ये जो पॉलिसीज है कभी कभी समझ नहीं आता, ये बजट क्यों ऐसा बन जाता है, ये सारी चीजें ऐसी क्यों बन जाती है. ये एफडीआई है, लोगों को समझना नहीं. विरोधी पक्ष के नेता जो लोग कह रहे हैं कि एफडीआई क्यों लाया जा रहा है, ये सारी चीजें को समझने के लिए पहले आपको इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है. अच्छा, हम अपने मुद्दों से नहीं भटकेंगे दोस्तों. फ्लोटिंग रेट तो आपको समझ गया. फिक्स्ड रेट क्या होता है? फिक्स्ड रेट होता है जैसे विच इज कांस्टेंट. जैसे कांस्टेंट किस कॉन्टेक्स्ट में कांस्टेंट, जैसे कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज. मतलब डॉलर हम लोग 60 रुपए में ही खरीदेंगे. अब डॉलर चाहे कितना भी बढ़ जाए तभी भी हम 60 रुपए देख के ही डॉलर खरीदेंगे. चाहे इंडिया का इकोनॉमी किधर भी जाए या यूएसए का इकोनॉमी किधर भी जाए, फर्क पड़ता नहीं. दुनिया में कुछ भी हो जाए तभी भी $1 इज इक्वल टू 60 रुपए होंगे. ये मतलब फिक्स्ड रेट. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन, डजंट मैटर. $1 इज इक्वल टू, डॉलर क्यों बोल रहा हूं? डॉलर ये सबसे ज्यादा चलने वाली. अब इट कुड बी डॉलर, इट कुड बी यूरो, समटाइम्स इट कुड बी मेजर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्ड. जैसे 1 किलो गोल्ड इज इक्वल टू 5 रुपए या 1 किलो गोल्ड इज इक्वल टू 30,000 रुपए. ये भी फिक्स हो गया. तो जिंदगी में गोल्ड के रेट कुछ भी हो जाए हम 30,000 रुपए में खरीदेंगे. इट इज व्हाट? फिक्स्ड. फ्लोटिंग रेट के जो रेट होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन, कम ज्यादा डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी. देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस व्हिच डिटरमाइंस द रेट. और फिक्स्ड रेट में रेट विल नॉट बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. दैट इज आरबीआई. वापस से मैं अपने शब्दों को बोलूंगा. सर $1 इज इक्वल टू कितने रुपए कौन डिसाइड करेगा? भारत सरकार ऑब्लिक आरबीआई डिसाइड करेगा. कब? फिक्स्ड रेट के कॉन्टेक्स्ट में. और फ्लोटिंग रेट में कौन डिसाइड करेगा? भारत सरकार का उसमें कोई भी रोल नहीं, उसमें आरबीआई का कोई भी रोल नहीं. भारत के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा उसके रेट कितने होंगे. आज भारत क्या चीज यूज कर रहा है? फ्लोटिंग. फिक्स्ड रेट जो चीज है वो कुछ ही कंट्री फॉलो करती है. मैक्सिमम कंट्रीज इस वर्ल्ड में, बोलो ना, फ्लोटिंग. आप मुझे बताओ, कुछ हद तक आपको नहीं, तब फ्लोटिंग के रिस्क बड़ी बढ़ जाती होगी. कैसे? अब सोचो आप एक्सपोर्टर हो या आप इंपोर्टर हो, आपको तो हमेशा अनसर्टेनिटी मेरे साथ में होगा क्या. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आई थिंक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. कल 62 रुपीस में $1 मिल रहा था, आज 72 में मिल रहा है. सोचो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी लॉटरी लगेगी, वो बर्बाद हुए. जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फोसिस, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस. जो एग्जांपल लेते हैं, $1,00,000 का एक्सपोर्ट करता है. कितना? अब कितना मिल रहा था पहले? कॉन्ट्रैक्ट डील हो गई, उसकी डील हो गई. वो क्या बोला? मैं आई विल टेक $1,00,000 फ्रॉम यू. यूएसए को क्या बोला? भाई ये मैं सॉफ्टवेयर बना दूंगा, मुझे क्या देंगे आप? क्या देंगे आप? मुझे $1,00,000 देंगे. तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया था. आप मुझे बताओ, बैठे बैठे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति अमीर हुए कि गरीब हुए? इन्फोसिस अमीर हुआ कि गरीब हुआ? जब 62 से 72 हो गए, अमीर हो गया. क्योंकि उसको पहले भी $1,00,000 मिल रहे थे, आज भी है. अब वो 1,00,000 को अगर वो पहले इंडिया में कन्वर्ट करता था, उसको कितने मिलते? 62 लाख मिलते. आज कितने दे मिल रहे उसको? मतलब वो 72 लाख में 10 लाख रुपए से मालदार हो गया, अमीर हो गया. सॉफ्टवेयर की कॉस्ट उतनी थी, बैठे बैठे अमीर हो गया. मतलब डोंट यू थिंक इट इज हैविंग एन इंपैक्ट ऑन दिस? उल्टा सोचिए, जो इंपोर्टर उसकी लग गई. कैसे? उसने वायदा किया था मैं आपसे $1,00,000 देके पेट्रोल लूंगा,
अब बोलो क्या हुआ? तब रेट 62 थे, अब क्या बोल रहा है वापस 1 लाख? वो तो बोलेंगे भाई तेरे रुपीस गया भाड़ में, मुझे तो डॉलर चाहिए, तब तुमको 1 लाख डॉलर देना है। अब पहले अब तुमको 1 लाख डॉलर देने के लिए 62 लाख देना पड़ता, तब 1 लाख डॉलर मिलते थे, वो लेके आप उनको देते थे। अब क्या करना पड़ेगा? 72 लाख देके 1 लाख डॉलर देके उसको देंगे, मतलब मेरी कीमत मैं तो बर्बाद हो गया। मतलब सोचिए जो फ्लोटिंग रेट्स होते हैं वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए अनसर्टेनिटी, खतरा बोलकर उनके सर पे मंडरा सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। मतलब भी इसीलिए कुछ कंट्रीज आप बोलेंगे ना फिक्स्ड क्यों होता है, कि फिक्स्ड में क्या टेंशन नहीं, मालूम है इतना ही चाहिए, डॉलर इज इक्वल टू 60 रुपए, तो टेंशन नहीं, मतलब मैं धंधा एक्सपोर्ट करूं इंपोर्ट करूं, मेरे दिमाग को टेंशन, आई डोंट हैव टू मॉनिटर। पर सोचिए इसीलिए जब डॉलर के रेट में घटोतरी बढ़ोतरी होती ना, इसीलिए इन्फोसिस जैसी कंपनी के शेयर्स के रेट ऊपर और नीचे हो जाते हैं। हालांकि इन्फोसिस की एक्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट, इन्फोसिस बैठे बैठे अमीर और बैठे बैठे गरीब हो सकता है। आप सभी जानते हो टीसीएस और इन्फोसिस का मैक्सिमम जो चीज होती है वो दे आर नॉट मेकिंग फॉर इंडिया, दे आर मेकिंग फॉर यूएस, और यूएस के ऊपर ही उनका बिजनेस चलता है। तो सोचने की बात है, डोंट यू थिंक दे आर गेटिंग बेनिफिट एंड देयर एज वेल एज समटाइम्स दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग प्राइसेस। बट इन केस अगर इंडिया में फ्लोटिंग नहीं होता, आज बताओ इंडिया फ्लोटिंग है पक्का, क्योंकि मैंने आपको 5 साल का अलग रेट दिखाया, तो देयर इज नो डाउट। अगर ये फिक्स्ड होता तो इंडिया शायद से अनसर्टिनिटी से, पर कहां पे यू फाइंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, कहां पे सच्चा मुच्चा रेट मिल रहा है? फ्लोटिंग में, बिकॉज आपके रेट डिपेंड कर रहे हैं आपके कंट्री के परफॉर्मेंस के ऊपर। इसलिए अगर मान लो फिक्स्ड होते तो हर कंट्री में लोग क्या होते हैं, लेजी बन जाते, दे डोंट हैव टू वर्क हार्डर बिकॉज दे नो देयर इट्स अ कांस्टेंट। तो टेल मी वेयर यू फाइंड सेफ्टी फिक्स्ड, वेयर यू फाइंड स्टेबिलिटी फिक्स्ड, बट वेयर यू फाइंड मोर फ्लेक्सिबल? फ्लोटिंग में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक काम करेंगे दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें इस पेज पे कहना चाहूंगा। अब यहां पे आपको दिया है कि इन एन ओपन इकोनॉमी द मेन एडवांटेज ऑफ अ फिक्स्ड रेट रिजीम आर एंड द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हैज मेनी एडवांटेजेस। अब जरा आपको यह देखना होगा यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन एन ओपन इकोनॉमी द मेन एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट के एडवांटेज देखेंगे, ओके क्या देखेंगे? फिक्स्ड रेट के एडवांटेज, और उसके नीचे किसके एडवांटेज लिखे? फ्लोटिंग रेट के। तो फिक्स्ड रेट में अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अवॉइड्स करेंसी फ्लक्चुएशन, होगा नहीं? मतलब इट डजंट मैटर आपकी कंट्री में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, आपको इतना देना तो उतना देना है। मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया $1 इज इक्वल टू 60 रुपए, तो कंट्री में क्या हो रहा है उससे फर्क पड़ता, बोलो ना, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उससे फर्क पड़ता नहीं है। A fixed exchange rate system imposes a discipline on country's monetary authority and therefore is more likely to generate what? Lower level of inflation. बताओ कैसे? इन्फ्लेशन होगा ही नहीं ना, आप समझ रहे नहीं। अगर मान लीजिए सारे अगर मेरे रेट ही कांस्टेंट है तो ना मेरा इंपोर्ट बढ़ रहा है ना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। एक जरा मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, एक मिनट ध्यान से सुनिए। अगर भारत के करेंसी के रेट कम हो रहे, मान लो 62 तो अब 72 है, तो भारत के अंदर से लोग ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? वापस से अपने सवाल को, ज्यादा खरीदेंगे, बिकॉज उसको पहले 62 देना पहले वो $1 में 62 रुपीज खरीद रहा था, अब $1 देके उसको 72 रुपीज की चीज आएंगी, तो अल्टीमेटली भारत से वो ज्यादा बाय करेंगे, $1 में ही ज्यादा खरीद लेंगे भारत से। पहले $1 में उसको 50 किलो गेहूं आ रहे थे, अब $1 में मान लो कि 60 किलो गेहूं आएंगे, तो भारत का एक्सपोर्ट और अल्टीमेटली भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिकॉज देयर इज मोर डिमांड मोर इन्फ्लेशन। मतलब एक्सचेंज रेट के घटोतरी और बढ़ोतरी की वजह से भारत की इन्फ्लेशन पे असर हो सकता है। भारत के रुपए की वैल्यू जितनी कम हो रही है, माइंडेड 1 सेकंड में बोल रहा हूं, 62 से 72 हो गई, तो भारत के बाहर की जितनी भी कंट्रीज है उनको भारत की चीजें सस्ती लगेंगी, तो ज्यादा बाय करेंगे, मतलब भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, और भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो भारत की चीजों की महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। Are you able to understand? Number 3, the government can encourage greater trade and investment as a stability encourages। समझ गया? गवर्नमेंट बोल सकता है सबको कि भारत में पैसा लगाओ, तुम्हारे पैसे सेफ है, स्टेबिलिटी है, और भारत के लोग भारत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, भारत के बाहर की भी करेंगे, बिकॉज अपने रेट से बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे ना। अगर रेट स्टेबल है, और रेट अगर रात दिन फ्लक्चुएट होते रहेंगे तो मेरे को ही पता नहीं कल मेरा क्या होने वाला है। तो जब रेट स्टेबल होंगे तो लोग ज्यादा बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलो, करेंगे। नंबर 4, एक्सचेंज रेट पे कैन आल्सो एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंट्रीज मॉनेटरी। क्रेडिबिलिटी क्यों? विश्वास, लोगों का इस
कंट्री के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। मतलब लोग अपना धंधे पे फोकस करेंगे, इकोनॉमी पे, धंधे पे। उसको ये मतलब नहीं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसको ये समझ रहा है मैंने अच्छा माल बनाया तो मुझे बराबर से दाम। इन्फोसिस को कोई मतलब नहीं रहेगा किस बात से कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। मतलब भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, क्रेडिबिलिटी, मतलब लोगों का रिलायबिलिटी इसके इकोनॉमी के ऊपर बढ़ेगा। नंबर 5वीं बात, हाउएवर इन द फिक्स्ड और managed floating exchange rate regimes, the central bank is required to stand ready to intervene in the foreign exchange market and also to maintain an adequate amount of foreign exchange reserve for this purpose। समझा क्या हो रहा है? जैसे अभी फिक्स्ड रेट अगर कर दिए तो बताओ भारत के आरबीआई को बीच में आके अगर मान लीजिए, देखो कैसा है, अगर फिक्स्ड रेट कर दिए और अगर इंडिया की वैल्यू कम हो रही होगी एक्चुअल में, तो उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए किसको पैसा पंप करना पड़ेगा? आरबीआई को। मतलब आरबीआई को एग्जाम्पल वापस से दे रहा हूं, तुम समझ में नहीं पा रहे मैं जो कह रहा हूं। अगर $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज कर दिए और भारत वाकई में बहुत वाहियात हो रहा है, प्रोग्रेस बहुत कम हो रही, तो $1 इज इक्वल टू 70 होना चाहिए था। पर फिर भी 60 रखने के लिए अब भारत में पैसा किसको लाना पड़ेगा? आरबीआई को बीच में आके बेचारों को अपना रिजर्व का पैसा, जो जमा पूंजी का पैसा भारत में डाल के भारत के रुपए की शान बरकरार रखना पड़ेगी। हमारी आबरू कब कम हो जाएंगी? जब हमारा, पर अब आपने क्या बोल के हम फिक्स पे चलते हैं। अब फिक्स पे चलते इसका मतलब क्या हुआ? भारत के रेट गिरने देना, पर एक्चुअली गिरने जैसा हालात हो भी गए हैं, फिर भी आरबीआई अपनी खुद के पैसे बताकर ये कह रहा है कि भारत में इतना उत्पन्न हुआ है, भारत में इतना प्रोडक्शन हुआ है, और वो रुपए की इज्जत जाने से वो रुपए को बचा रहा है। तो कहां पे भारत सरकार को और आरबीआई को बीच बीच में आना पड़ेगा? फ्लोटिंग में फर्क पड़ता नहीं, आज भारत में फ्लोटिंग है, जो भी हो रहा हो। भारत सरकार और आरबीआई को अपनी तिजोरी से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं फ्लोटिंग में क्या हो रहा है। A floating exchange rate has a great advantage of allowing central bank and or the government to pursue its own independent monetary policy। मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है, वो अपना अपना काम। पर अगर मान लो फिक्स्ड होते हैं तो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी किसके हिसाब से चेंज होती है? भारत के फिक्स्ड रेट के हिसाब से। बताओ कहां पे आरबीआई का इंटरवेंशन ज्यादा है? फिक्स में। यहां पे आरबीआई को आप सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जब सेंट्रल बैंक आता है ना, तो वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक इज इक्वल टू इंडिया में आरबीआई, तो सेंट्रल बैंक इज इक्वल टू आरबीआई, ऐसा टेंशन मत लेना। Floating exchange rate regime allow exchange rate to be used as a policy tool. For example, policy maker can adjust the nominal exchange rate to influence the competitiveness of the tradable goods sector। आपको समझ में आया क्या बोल रहा है? Allows exchange rate to be used as a policy tool। पॉलिसी को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी मेकर, मतलब जो हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं, पॉलिसी मेकर कैन एडजस्ट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट टू इन्फ्लुएंस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ट्रेडेबल गुड सेक्टर। आप मुझे बताओ हमारे भारत के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकता है कि नहीं? कैसे बताओ, कैसे कंपटीशन बढ़ेगी? अगर रेट अगर फ्लक्चुएटिंग रहेंगे तो भारत के अंदर एक्सपोर्ट करते समय कंपटीशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जैसे एग्जांपल 62 रुपीज के 72 रुपीज हो गए, तो बहुत सारे यूएसए के लोग बोलेंगे हमको चाहिए इंडिया से। चलो मान लीजिए इंडिया में से कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, क्लोथ एक्सपोर्ट होता है। किसका क्लोथ एक्सपोर्ट होगा? जिसके क्लोथ की क्वालिटी अच्छी होगी। आप समझ में आ रहा है क्या? तो कंपटीशन बढ़ेगा क्या नहीं? मतलब भारत में अब लोग कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से। समझ में आ रहा है? बिकॉज दे हैव टू एक्सपोर्ट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Number 3, as there is no obligation or necessity to intervene in the currency market, the central bank is not required to maintain huge foreign exchange reserve। बराबर है? सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टेंशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को या आरबीआई को कोई भी टेंशन नहीं देश में क्या हो रहा है, रिजर्व्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ा। जहां तक कि फिक्स्ड का सवाल है, तो रेट जब उनकी वैल्यू, जब इंडिया की वैल्यू कम होती दिखती थी, तो उनको खुद का रुपया, खुद का रिजर्व भारत के इकोनॉमी में डालने की जरूरत पड़ती थी। अब वो जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। अब एक चीज जो सबसे नट शेल में कहूंगा, आपको कुछ समझा हो नहीं समझा हो, अगर ये समझा तो मैं मानूंगा आपको सब समझा। कैसा? इन शॉर्ट, फिक्स्ड रेट ब्रिंग्स इन व्हाट मोर करेंसी एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। जब फिक्स्ड रेट होंगे तो कुछ चेंज, उतार चढ़ाव कुछ नहीं होंगे, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बट इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पर उल्टा अगर मैं बोलूंगा अगर फ्लोटिंग रेट से तो क्या अच्छा होगा? फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होंगी पर क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी नहीं होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। या सबसे इंपॉर्टेंट क्या था समझने सर? फ्लोटिंग क्या रहता है?
फिक्स कर। कहां पे गवर्नमेंट आके इंटरवेंशन करती है? फिक्स में। कहां पे रेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई? फ्लोटिंग में। कहां पे फिक्स गवर्नमेंट के इसमें रिजर्व्स होना जरूरी है? फिक्स में। कहां पे नहीं होना जरूरी है? कहां पे स्टेबिलिटी है? फिक्स में। कहां पे क्रेडिबिलिटी भी है? फिक्स में। और कहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है? फ्लोटिंग में। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट की। कहां पे हुआ? ये सब ना, ये ना, डोंट रीड ऑल दिस, ये कुछ नहीं, ये सब डेफिनेशन एक्सचेंज रेट रिजम्स ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब दिया है ऐसे नॉलेज बोल के, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, डोंट हैव टू रीड, इसमें दिमाग मत लगाना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बताऊंगा नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने, मजा आएगा आपको सुनते हुए। नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट्स। हम इस समय जो स्क्रीन पर ये रेट देख रहे हैं, दिस आर द नॉमिनल रेट्स, इसमें कोई डाउट नहीं। 72 रुपीज दूंगा, $1 मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज नॉमिनल रेट, दैट इज ऑल। अब मेरा एक सवाल सुन लेना, पहले एक बर्गर खाने के लिए $1 लगता था, बराबर, और इंडिया में 72 रुपीज लगते थे, बराबर है। तो यूएसए का आदमी पिछले साल गया था, $1 दिया, उसको एक बर्गर मिला, वो इंडिया में आया था, 72 रुपीज देके उसको एक बर्गर मिला, तो उसको लगता था इंडिया के रेट और यूएसडी के रेट सेम ही है, मतलब बर्गर के रेट नहीं समझ। वापस से बोलता हूँ, चलो यूएसए से फ्लाई करने वाला था इंडिया में, तो उसको एक सवाल उठाया कि मैं यूएसए से ले लूँ एक बर्गर कि इंडिया में आके लूँ। तो उसने बोला यार इधर क्या रेट है यूएसए के, वो एक वॉशिंगटन के मान लो एयरपोर्ट पे बैठा था, तो बोला यार ये $1 देके बर्गर ले लूँ क्या दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके लूँ। तो उसने दिल्ली एयरपोर्ट पे कॉल किया, भाई कितने में बर्गर मिल रहा है? बोले 72 रुपीज़ में। तो भाई बात तो एक ही है, वैसे भी उधर क्या करूँगा, $1 दूंगा, रुपये लेके बर्गर ले लूँगा, तो उसके लिए ठीक था, मतलब डील बराबर थी। पर अब हुआ क्या, इन्फ्लेशन रेट जो है यूएसए में 0 का है, 1 साल की बात। अभी भी उधर का बर्गर $1 का $1 ही रहा, पर इंडिया में 6% का इन्फ्लेशन है। मतलब कोई भी चीज इंडिया में 100 रुपए की जो होती है, 1 साल में 106 की हो जाती है। तो इस 72 रुपीज की चीज 77 रुपीज हो गई मान लो इंडिया में। अब सोचो इस समय क्या हुआ। अब ये सवाल उठ रहा है कि जो नॉमिनल वैल्यू और जो रियल वैल्यू विच इज डिफरेंट, अर्लियर नॉमिनल रियल वैल्यू वाज सेम, अभी नॉमिनल, अब वो उसके लिए अब अंतर होने लगा। अब वो चीज जो है वो $1 में जो मिल रही है उसको $1 में नहीं, $1.1 में मिल रही है इधर अंदाजन। अब साला बोलेंगे यार इंडिया में जाके लूंगा, फोन लगाया एयरपोर्ट पे, कितने में भाई बर्गर? बोले 78 में। बोले इधर कितने? बोले $1 में। एक काम करता हूं मैं यूएसए से ले लेता हूं। पहले इट वॉज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस टू हिम, नाउ इट इज मेकिंग डिफरेंस। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द रियल वैल्यूज, रियल रेट्स। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नॉमिनल बोलते ये नॉमिनल है, मतलब वही चीज इंडिया में अगर $1 के रेट की बात करें तो $1 के रेट वही है, नॉमिनल रेट्स। उधर $1 है, इधर 72 है, इसमें नॉमिनल रेट्स। पर सोचो उधर का बर्गर इधर का बर्गर, बोलो ना, उधर $1 मिल रहा है और इधर आने के बाद में 78 रुपीज में मिल रहा है। मतलब इधर $1 के रेट कितने हो गए? $1.1 देंगे तो बर्गर मिलेगा। तो कौन से रियल रेट्स हो गए? तो आपके हिसाब से रियल नाम क्यों दिया, समझा क्या? रियल नाम क्यों दिया इसको? कौन सी कीमत आपको सच में रियल लग रही है? सेकंड वाली, मतलब रियल वाली। रियल का नाम ही एक्चुअल में रियल है। मतलब when he comes in India, he is not getting the same burger in $1 which he is getting in USA. He has to pay $1.1 to get the same burger. मतलब कि उसको ये नहीं बोलेंगे यार $1 में मुझे उधर भी $1 में जाके $1 दूंगा ले लूंगा, नहीं भाई, इधर 1.1 देना पड़ेगा जो तुझे यूएसए में $1 में काम चल रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इस तरह से आप सोचने की बात है कि भारत जो है हर समय 36 कंट्रीज के साथ साथ 36 कंट्री के साथ में अपने रेट को कंपेयर करता है। 36 कंट्रीज के इंडेक्स होते हैं कि अगर मेरी चीज जो है आज मान लो 1 है, इधर 72 है, यूरो 1 है तो इधर 82 है,
तो ऐसे अगर इधर 1 है तो 13 दिरहम है, और 1 है तो मान लो उसके बाद में वो क्या है, कुछ भी ले लो आप, यन इतना होगा या चाइनीज का जो भी होगा करेंसी वो होगा। तो ये हर कंट्री के साथ में अपने आप को चेक करता है, ये चेक करने के लिए कि हमारी कंट्री महंगी हो रही कि सस्ती हो रही। नहीं समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, अब रियल रेट इस केस में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि ये सारा इंडिया में आके लेंगा कि वो। चलो बर्गर, फॉरगेट अबाउट बर्गर, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टी शर्ट्स। ही इज गेटिंग $1 फ्रॉम इंडिया, इज गेटिंग फ्रॉम $1.1 फ्रॉम वेयर ही विल बाय? यूएसए। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई रियल रेट्स आर इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड? आपको समझना जरूरी था। तो इसके से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझेगा यार, अच्छा इसका क्या मतलब, वो $1 उधर से ले लेगा, इंडिया में कोई झक मारने को आएगा? इंडिया में उसको महंगा मिल रहा तो अच्छा। उल्टा अगर हुआ, यूएसए का जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज्यादा था और इंडिया का कम था, तो क्या बोलेंगे यार अब $1 नहीं है, इंडिया में एक टी शर्ट $0.90 में मिल रहा और उधर कितने मिल रहा, तो अब वो क्या करेंगे इंडिया से? तो इंडिया का एक्सपोर्ट, समझ में आ रहा है? तो वाई रियल रेट्स आर इंपॉर्टेंट, इसलिए इंडिया हमेशा ट्रैक करता है कि मैं लोगों से 0.90 पे चल रहा हूँ कि 1.1 पे चल रहा हूँ। अगर 0.90 पे चल रहा तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, 1.1 पे चल रहा हूँ तो लोगों का इंडिया से बाय करना कम होगा, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। थोड़ा दिमाग में आपके उतरा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसलिए कहते हैं नॉमिनल रेट्स आर ऑलवेज कंपेयर्ड विथ रूपी एंड डॉलर, पैसों में, और रियल रेट्स बर्गर टी शर्ट। रियल रेट्स आर काम वाली बाई। इंडिया में कितने मिल रही है घर पे साफ करने के लिए, और उधर में कितने मिल रही है? समझ में आ रहा है? ये अगर आप बात करोगे तो बोलेगा यार उधर कितने में भाई, उधर जो है काम वाली बाई जो है वो $5 में, ज़्यादा ले ले थोड़ा सा, उधर बहुत महंगा है, उधर इंसान ही बहुत महंगे में। मेरा भाई उधर है यूके में, वो काम वाली बाई नहीं है वहाँ पे, उनके घर पे सारा काम मेरी भाभी करती है। वजह जानते हो क्यों? वेरी एक्सपेंसिव। मतलब क्या भैया इतने पैसे कमा रहा, क्या मतलब भाभी से काम कराता तू आ जाए इधर रहने। बोलते जो काम वाली भाई उसका भी एक स्टेटस है, उसकी भी एक लाइफस्टाइल है, वो भी कार में आती है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया की जो काम वाली भाई उनका दोनों कमोडिटी सेम है, पर वही भाई अगर मेरा इंडिया में आएगा तो इधर 10 काम वाली भाई लगा सकता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इधर जब 2 महीने आके रखता तो 2 भाई नहीं 4 भाई रखता हो। क्यों? बिकॉज इधर उतने ही पैसों में, बोलो ना, सपोज ही इज विलिंग टू पे $5 में उधर काम वाली भाई मिलती क्या? नहीं मिलती। और वही $5 अगर वो रोजाना खर्चा कर दे यहाँ पे तो उसको 2 काम वाली भाई मिलेगी। बोलो जल्दी से। मतलब ये हो गए रियल रेट्स। अंडरस्टैंड करो रियल रेट्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया, रियल एक्सचेंज रेट्स। चलो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं क्या बोल रहा है। We have been discussing so far about the nominal exchange rate। अभी तक जो करते हैं नॉमिनल रेट, अक्सर ये जो रेट है वो नॉमिनल ही है, ये नॉमिनल ही है। सिंप्लीफाई स्टेट्स हाउ मच ऑफ वन करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर यूनिट ऑफ अनदर करेंसी, मतलब कितना इंडिया का देकर उनका एक मिलेगा, बराबर है। When prices of the goods and services change in either of the or both countries, it would be difficult to know the change in relative prices of a foreign goods and services। अगर मान लीजिए, समझा क्या? हाँ भाई, ये ट्रेडिंग का डिफिकल्ट हो जाती बहुत। जैसे एग्जाम्पल, तो हमें एक टी शर्ट दो, हम तुम्हें एक बर्गर देंगे, है ना? अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हर बार वो सेम नहीं रहेगा, बिकॉज उसका दोनों का अलग अलग इन्फ्लेशन चल रहा है। तो उस समय पे देखो ना लिखा है, व्हेन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज चेंज इन ईदर और बोथ द कंट्रीज, इट वुड बी डिफिकल्ट टू नो द चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ अ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, पहले हम उनको एक बर्गर देते थे, वो टी शर्ट देते थे, पर जरूरी नहीं 2 साल बाद भी सेम टू सेम करे। क्यों? वो बोलेंगे यार बस क्या वही टी शर्ट है, वही बर्गर है। वो बोलेंगे मैं रिलैक्स हो जा, तू इधर टी शर्ट बनाने का खर्चा मेरा बढ़ गया, तेरा बर्गर का खर्चा बढ़ा नहीं है। नहीं समझा? पहले बोला था ये टी शर्ट बेचता तो एक बर्गर दे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाती है और कुछ चीज़ें कम बनाती है। अब जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा चावल बनता है या बहुत ज़्यादा शुगर बनती है, तो अपन शुगर बेच के पेट्रोल लाते हैं, बोलते पहले 100 शुगर की बैग दूंगा तो 100 लीटर पेट्रोल दे। पर जरूरी नहीं कि हर साल वो सेम रहेगा।
क्यों? बिकॉज इंडिया का शुगर का रेट जिस प्रमाण में बढ़ा है, जरूरी नहीं पेट्रोल का भी उस प्रमाण से बढ़ा हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? वैसे and therefore real exchange rates which incorporates changes in the prices is a better measure. Real exchange rate describes how many of the goods or services in one country can be traded for one of the goods or services in the foreign country. समझा क्या? मतलब मेरे यहाँ के कितने टी शर्ट भेजूंगा तो तुम्हारा एक बर्गर मिलेगा। तो पहले एक टी शर्ट पे मिल रहा था, अब मुझे 1.2 टी शर्ट देना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा एक बर्गर मिलता है। तो अब क्या बोलेगा भाई, देख तू एक काम कर, 100 बर्गर भेज दे, मैं तुझे 120 टी शर्ट दूंगा। पिछले साल क्या होता है, उसने 100 बर्गर भेजे, ये 100 टी शर्ट भेजा था। अब क्या होगा, 1.2 है तो क्या बोलेगा, तू 100 बर्गर भेज, मैं तुझे 120। तो मुझे बताओ, जो लोग बार्टर करते होंगे उनको रियल रेट्स मालूम होना जरूरी है। अरे लेन देन, तू भी माल भेज, मैं भी माल, पैसे वैसे किसके पास में भी नहीं, दोनों कंट्री के पास में पैसा नहीं है, तो क्या उनको कौन से रेट मालूम होना जरूरी है? रियल रेट्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। समझा क्या? वो क्या भेजेंगे, मान लो 2013 में एक टी शर्ट पे एक बर्गर था, अब 2018 में वैसे कर सकता हूँ मैं? जरूरी है कि अगर मान लो इधर का इन्फ्लेशन रेट और इसका इन्फ्लेशन रेट अलग है तो बोलो ना, कुछ बोलो तो चेंज होगा। तो वो जो नया इंडेक्स है उसके हिसाब से नया डिसाइड होगा। मान लो ये 1.2 हो गया होगा तो क्या बोलेगा, भाई तो 100 भेज, मैं 120 भेजता हूं, तब जाके ट्रेडिंग होगा, वैसे ट्रेडिंग नहीं होगा। तुम 2012 की चीजों को लाएंगे, भाई पहले क्या तेरा टी शर्ट का क्वालिटी वही है, मेरे बर्गर का क्वालिटी है, बर्गर एंड टी शर्ट का क्वालिटी इज कांस्टेंट, स्टिल द एक्सचेंज रेट विल बी डिफरेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और इसलिए लिखा रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट, तो जो रहेंगे वो रहेंगे मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स एंड फॉरेन प्राइस इंडेक्स। आपको समझा, दोनों चेंज है। अगर मान लो 100 होंगे और 120 होगा तो नहीं समझा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? डोमेस्टिक मतलब इंडिया का मान लो 120 हो गया, इंडिया का इन्फ्लेशन के साथ में 120 इंडेक्स पे पहुंच गया और उनका 100 पे रुक गया, तो ये 1.2 हो जाएगा। तो ये, और अगर मान लीजिए दोनों का इंडेक्स सेम टू सेम ग्रो हो रहा है तो टेंशन ही नहीं है फिर, तो चाहे किस भी नॉमिनल रहने दो तो इट विल रिमेन सेम। तो फिर रियल रेट यूज करो या नॉमिनल रेट यूज करो, फिर फर्क नहीं पड़ता बहुत। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी इंडेक्स क्या होता है, वो हर एक कंट्री का इंडेक्स अगर चाहे तो हम देख सकते हैं, ऐसे डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स और फॉरेन प्राइस इंडेक्स अगर मैं आपको दिखाऊंगा, शायद से गूगल पे मुझे मिलना चाहिए, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स 2018। देखो भाई, समझा क्या कर रहे हो? मतलब आपको आप समझेगा इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, समझ गए कितने, जरा देखो अभी इंडियाज इंक्रीज टू 140.40 इंडेक्स पॉइंट अगस्त 139 से इतना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिया एवरेज 116.77 ऐसा लिखा है। अब ये इतना प्राइस इंडेक्स है अपना, तो समझा कि कैसे होगा, एक जमाने में 100 पे चालू किया होगा सबने, मतलब बेस ईयर होगा ना उसका, नहीं समझ में आया, और वो बेस ईयर से कोई 110 पे पहुंचा होगा अभी, अब इंडिया 140 पे, कोई 180 पे भी पहुंचा होगा। मुझे लगता है आपको समझ गया होगा ये, है ना? और आपको सबसे पहले जब आप इंडेक्स देख रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट दिखता है, बराबर है। और शायद से आपने कैपिटल गेन इस चैप्टर में जब पढ़ा था, कैपिटल गेन इस चैप्टर में, तो टैक्स उतना लगता है जो इन्फ्लेशन रेट को ऐड करने के बाद में भी कुछ प्रॉफिट होता है उसके ऊपर ही टैक्स लगता है, आपने देखा ना? तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो है ना इंडेक्सेशन कैसे चलता है ना? अब मुझे बता दो फॉर्मूला क्या होगा, नॉमिनल रेट, सॉरी रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक अपॉन फॉरेन। पर अगर मान लो डोमेस्टिक भी 140 है और यूएसए का भी 140 है, तो नॉमिनल में और रियल में फर्क ही नहीं होगा। पर अगर दोनों में अगर कुछ उसका ज्यादा बढ़ा है यार, मेरा कम हो या उल्टा भी अगर हो गया होगा, तो ये नॉमिनल और रियल रेट सेम नहीं होगी। आपके लिए इतना ही काफी, आप फॉर्मूला याद कर लो। बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे? रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक अपॉन फॉरेन। दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस गाइस। कम ऑन एवरीवन। अब हम लोग जाएंगे आगे, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है तो आज आपको कहां पे जाकर, ये कोई मंडी में जाके मिलेगा आपको? नहीं। ये आपको एफसी रोड पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहां पे मिलता है? इसकी दुकान है? नहीं। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, जैसे कि एनएससी बीएससी पे आपको शेयर्स लेना है।
अब ऐसे भारत में काम करने वाली लिस्ट कौन सी, कितने लोग हैं, लिस्ट ऑफ, आप सभी लोग यहां पे देख सकते हैं इस समय कि भारत में कौन सी बैंक्स ये काम करती है। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, ओहो, आपके साथ में कुछ आपको दिख रहा है, आपको यहां पे एक पूरी लिस्ट नजर आ रही होंगी और उस लिस्ट में आपको दिख रहा होगा कि आखिर ये इतनी सारी बैंक है जो फॉरेन एक्सचेंज का काम करती है। और अगर मैं स्क्रीन पे डाल दूं ना कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज बाय करना है, तो इस समय थॉमस कुक .in नाम की कोई वेबसाइट आपके सामने है जो कह रही है अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज बाय करना है $68 तो आपको 4,995 रुपए देना पड़ेंगे। ये ऑलरेडी मैंने पहले से प्रैक्टिस की थी इसकी, तो आपको बस सामने बताने के लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पर यहां पे आप देख सकते हो इसके साथ में बाय के साथ में सेल भी लिखा हुआ है। हे गाइस कम ऑन यार, अगर मैं सेल करूंगा तो क्या बोलेगा, हाउ मच मनी डू यू वांट, आपको कितने करेंसी चाहिए, कितना INR चाहिए, तो लिख दूंगा तो उसके बदले में बताएंगे कितना। जैसे मान बोलोगे मुझे 1000 INR चाहिए, तो क्या बोल रहा है आपको कितना देना पड़ेगा, कुछ भी मतलब उसके, हाँ ऐसा उल्टा बोला, अगर आपको सेल करना है, आपको $50 सेल करना है तो आपको इतना INR मिलेगा। समझ में, रेट वही ना 70 कितना चल रहा है अभी, 72 चल रहा है ना अभी, तो 72 से मल्टीप्लाई करो लगभग आ ही जाएंगे इतना। अरे हाँ ना 70 मल्टीप्लाई, अब उनका कमीशन वगैरह कट वट के सब जो आएगा वो आएगा। तो कहने का मतलब है जैसे कि बाजार में, और वो भी ये ऐसा अनोखा मार्केट है जो 6 घंटे नहीं चलता, 24 आवर्स चलता है। मतलब रात हो चाहे दिन हो, यू कैन बाय, बोलो क्या, यू कैन बाय व्हाट, whenever you want it। इसलिए कई लोग इसमें ट्रेडिंग भी करते हैं। इसलिए आपको CA फाइनल में चैप्टर दे रहे हैं फॉरेक्स, और कई लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। कैसे बताओ कैसे। पिछली बार मैं गया था तो मैंने क्या किया था, डॉलर्स खरीदे थे 60 रुपए दे के, तो मेरे घर में डॉलर पड़े हुए, अभी भी पड़े हुए, ज़्यादा नहीं है, $500 पड़े। बताओ मैं अमीर हुआ कि गरीब हो, अमीर हो गया। $500 मेरे पापा ने कहा बेटा ये एयरपोर्ट पे दे दे, रुपये ले ले, बोला रंदो ना, कभी भी लगते हैं बाद में, और इंडिया के बाहर कभी जाएंगे, $500 की कोई बात थोड़ी ना। तो वो बैठे बैठे मेरे 500 मल्टीप्लाइड बाय 10-11 रुपए बढ़ गए। तो मतलब कई लोगों ने तो इसका धंधा भी बना के रखा होगा। और वैसे भी अगर ये जो है ना, ये डीमैट जैसा है, आपके अकाउंट में उतने पैसे उतने डॉलर जमा हो जाएंगे, पर प्रोवाइडेड आपके इसमें वाइट पैसा है, वो बस्ती बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है वो। आप इसमें शेयर मार्केट जैसा ट्रेडिंग कर सकते हो, दैट्स इट। ये कोई ऐसा मार्केट नहीं आपको जाके, यू डोंट हैव टू बाय फिजिकल। आपने डीमैट तो सुना ही होगा, और आपको शेयर मार्केट समझता है वैसे आपके अकाउंट में आएंगे, आप बेच सकते हो उसको, तो बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपको भारत की इकोनॉमी पे जरा सा भरोसा नहीं होगा तो बाय मोर डॉलर्स। समझा मैं क्या बोला, कि जितना रुपए की दाम आपको लगता है कम कम होगी, आगे बोलो, हमारे डॉलर से मिलने वाले रुपीस ज्यादा में हम लोग बैठे बैठे अमीर होंगे। मतलब भारत हारेगा, हम जीतेगा। नहीं समझे आप? ओके, तो देखो कैसा हारने जीतने की बात तो फॉरगेट अबाउट इट। हम चाहते भारत का विकास हो, पर अगर जो बंदा ट्रेडिंग में बैठा उसको मालूम है भारत में बहुत लफड़े हो रहे हैं, तो ही विल बाय मोर डॉलर्स और लेस डॉलर्स। मतलब उसको भारत के INR से भरोसा किसके ऊपर ज्यादा है। और एट द सेम टाइम अगर उसको मान रहा है ये जो कौन है ट्रम्प है, वो ट्रम्प वाहियत आदमी है, अच्छा नहीं है, ऐसा उसको लग रहा है, तो ही विल सेल मोर डॉलर्स। समझ में आ रहा है? वॉट एवर। तो ये जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। इसमें भी लिखा है द वाइड रीचिंग कलेक्शन ऑफ मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन दैट हैंडल द एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसीज इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मैं 2-4 लाइन पढ़ के दिखाता हूँ, इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ज़्यादा चांस नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में दम नहीं, मैं सिर्फ लाइंस पढ़ता हूँ, वो कुछ नहीं लिखा है। इन दिस मार्केट द पार्टिसिपेंट्स यूज वन करेंसी टू परचेस अनदर करेंसी। मतलब मैं INR दूंगा तो डॉलर लूंगा, डॉलर दूंगा तो INR दूंगा, ये बात ऐसी है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड, कहीं से भी ले सकते हो ऑब्वियसली। बीइंग एन ओवर द काउंटर मार्केट, इट इज नॉट अ फिजिकल प्लेस, ये कोई फिजिकल जगह नहीं है, दुकान नहीं है, रादर इट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक लिंक्ड नेटवर्क। समझ गए होंगे, बिग बैंक्स एंड डीलर्स उस पर कनेक्टेड है। With no central trading location, no set hours of trading, the foreign exchange market involves enormous volume of foreign exchange। बराबर, क्योंकि वैसे पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल है। बताओ NSE BSE से ज्यादा ट्रेडिंग इसके ऊपर होती होंगी, बिकॉज यहाँ के बायर्स आर नॉट ओनली इंडियंस, वर्ल्ड वाइड है ना, डॉलर तो कोई भी खरीद सकता है। आगे, विथ नो सेंट्रल ट्रेडिंग लोकेशन, नो सेट ऑफ आवर्स ट्रेडिंग। समझ गया क्या? मतलब कोई आवर्स नहीं इसके, 6 घंटे 8 घंटे कभी भी चलता है। द पार्टिसिपेंट सच एज व्हाट, फर्म्स, हाउस होल्ड, हमारे जैसे लोग भी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टर्स हु डिमांड एंड सप्लाई करेंसीज रिप्रेजेंट्स देमसेल्फ थ्रू देयर बैंक्स।
समझा क्या? मतलब मैं ICICI बैंक में बोलूंगा भाई ये जो मेरे 50 लाख रुपए पड़े हैं उसको इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या बोलेंगे कल चेक आपके अकाउंट में इतने INR है और इतने डॉलर्स पड़े हुए। नहीं समझे? समझा ना? मतलब आपके पास में कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट चाहिए ना, मतलब पैसे अगर खरीदने तो चैनलाइज कर, तो आपको समझा इसके डीलर बैंक्स क्यों है? क्यों बैंक है? उन्होंने बैंक के पास तो पैसा देना पड़ेगा, डॉलर खरीदना है तो पैसा क्या कैश दूंगा नहीं, तो बैंक के थ्रू अगर मुझे लेना भी तो पहले बैंक में पैसे डिपॉजिट करना होंगे तब जाके डॉलर बैंक में आएंगे। तो बेचना और खरीदना हमारे लिए बन जाएगा बहुत आसान। बट सिंस द वॉल्यूम ट्रेडेड आर वेरी ह्यूज, द ट्रेडर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टैंड्स टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स। मतलब आप जाहिर सी बात है इतने लोग बाय सेल करते हैं उनका ह्यूज प्रॉफिट बन सकता है, कमीशन थोड़ा थोड़ा भी बहुत बड़ा वॉल्यूम बन सकता है। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द एक्सचेंज मार्केट आर सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। मैंने लिस्ट बताई नहीं, ये सारी बैंक्स तो है मेन। अरे धंधा कौन करता है आप बताओ? ये धंधा है इंडिया में, ये पूरी लिस्ट ऑफ बैंक्स दिख रहे हैं ना, मैं आपको बता देखो पूरी बैंक्स ही तो है। ये देखो ये बैंक, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ इंडिया, सारी बैंक्स का नाम है। मतलब मैक्सिमम जो इसमें प्लेयर्स वो बैंक ही है, तो मुझे लगता नहीं इसमें और कुछ पढ़ने जैसा है। ये मार्केट के ऊपर आपने इतना भी समझ लिया तो काफ़ी कुछ है नहीं इसमें। आगे अब डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स, ये भी एक चीज़ है। आपको पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसा हो। कैन यू प्लीज रिवाइज वंस अगेन? किसी भी कंट्री के एक्सचेंज के रेट कैसे डिसाइड होंगे? डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, डिपेंड ऑन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, टेक्निकल एडवांसमेंट, वहाँ की कंट्री का ग्रोथ, वो सारी चीज़ें, वहाँ का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसके वजह से देखो यूएसए में सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत है, दे आर सो डेवलप्ड, उनके पास में सारी चीज़ें है, पॉलिटिकली बहुत स्टेबल है, उनका वापस 100% एम्प्लॉयमेंट है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने हासिल कर ली है, इतना बड़ा इकोनॉमी, तो जाहिर सी बात है उनके एक्सचेंज रेट की, उनके डॉलर की वैल्यू हमसे ज़्यादा है और हमारी कम है। अब इसमें ये सब चीज़ों के साथ में एक सवाल, पता नहीं ऐसा बीच में क्यों पूछा, ऑन द डिमांड साइड पीपल डिजायर्ड फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए, भाई आप डॉलर क्यों मांगते हो या यूरो क्यों मांगते हो, सिंपल सा सवाल। INR होते हुए भी आप कभी कभी डॉलर क्यों खरीदने जाते हो? अरे मुझे घूमना है तो खरीदूंगा, मुझे बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो खरीदूंगा, मुझे इंपोर्ट करना है तो खरीदूंगा, मुझे किसी का फॉरेन बैंक का लोन चुकाना है। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन फॉर विच यू नीड डॉलर्स। ऐसा नहीं बोल सकते डॉलर, पर उन्होंने कुछ लिख के दिया है आपको डॉलर या यूरो क्यों चाहिए। नंबर 1, परचेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, यस, फॉर यूनिलेटरल ट्रांसफर सच एज गिफ्ट्स, अवार्ड्स, ग्रांट। आपको यहाँ से इंडिया से बाहर डोनेशन देना है यूएसए में तो आपको डॉलर चाहिए। टू मेक इन्वेस्टमेंट इनकम, पेमेंट अब्रॉड, टू परचेज फाइनेंशियल असेट्स, अगर आपको इंडिया के बाहर आपको दुबई में कोई फ्लैट लेना है, टू ओपन फॉरेन बैंक अकाउंट, उधर के बैंक अकाउंट खोलना है तो उधर आपको डॉलर भरना पड़ेंगे। यूएस के बैंक ऑफ अमेरिका में आपको एक अकाउंट खोलना है तो क्या INR डालना पड़ेगा, डॉलर। टू एक्वायर डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द रियल कैपिटल, वही वापस अगर आपको वहां पे कुछ घर खरीदना है, फ्लैट लेना है, गाड़ी लेना है। फॉर स्पेकुलेशन एंड हेजिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू रिस्क। अच्छा, ये वो शौकीन लोग हैं जिनको कुछ डॉलर से काम नहीं, इनको सिर्फ ये पता है कि फ्यूचर में डॉलर के रेट से मुझे फायदा होने वाला है, तो इसको एक्चुअल में ना कभी घर लेना है ना इसका कुछ शौक है, ये तो सिर्फ ट्रेडिंग करने बैठा है। बराबर है। ये इसमें ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं कि भाई इंडिया के लोग क्यों डॉलर्स खरीदते, क्यों बताओ क्यों खरीदते हैं? कैपिटल लेना है, उधर बैंक अकाउंट खोलना है, या कुछ इंपोर्ट करना है, या उधर कुछ कैपिटल असेट लेना है, या फिर उधर के बैंक का लोन चुकाना, उधर बैंक अकाउंट खोलना है, या फिर कुछ हेजिंग करना है, रिस्क अवॉइडेंस करना है, या उधर ग्रांट भेजना है, डोनेशन भेजना। तो इन सारी चीजों के लिए अपने को डॉलर की जरूरत पड़ती है। तो आई डोंट थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है और आपको समझ भी गया होगा। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई रेट्स आर गेटिंग चेंज्ड। आपको ना इस चैप्टर का जब मैं बैकग्राउंड दे रहा था तभी मैंने सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने खत्म किए थे। रेट्स क्यों चेंज हो रहे आप ही बता दो। $1 इज इक्वल टू ₹1 जिस समय था, आज वही चीज $1 इज इक्वल टू 72 हो गई। तब भारत की पॉपुलेशन 33 करोड़ थी, अब 133 करोड़ है। जिस प्रमाण में लोक संख्या बढ़ी है, जिस प्रमाण में हमारा खाना बढ़ा है, उतना समय में उतने क्वांटम में हमारा प्रोडक्शन है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसीलिए हमें लोगों के करेंसी की डिमांड ज्यादा है। हमारी करेंसी की डिमांड कब बढ़ेगी? जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो अभी इसको पढ़ ले तो मैं, अब चाहे तो आप देख लिए। चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट, रेट्स पोर्ट्रे
डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ वन करेंसी, कभी डेप्रिसिएशन हो सकता है, कभी डेप्रिसिएशन। समझता है? अभी क्या हो रहा है? भारत का रुपया एप्रिशिएट हो रहा है क्या डेप्रिशिएट हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है ना। अपन 72 रुपीज देंगे, कल 82 देंगे, तो आप बोलेंगे भारत का रुपया बढ़ा, वैसे बढ़ रहा है, दिख रहा है बढ़ रहा है वो, पर हम गरीब हो रहे हैं। मतलब वो $1 देंगे तो हमको 82 देना पड़ेंगे, तो हम अमीर हो रहे हैं कि गरीब हो रहे हैं? गरीब हो रहे हैं। द टर्म करेंसी एप्रिसिएशन एंड द करेंसी डेप्रिसिएशन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। बराबर है। इस समय स्क्रीन पे आपको लगातार मैंने कई बार आपको बताया कि भाई हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस समय, बताओ क्या हो रहा है। ये तो इसका है ना 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 ना, ना। इंडिया के रेट्स किधर गए भाई? ओहो, आपको जवाब देना है। अगर मैं 5 साल की बात करूंगा तो भारत का रुपया डिप्रिशिएट हुआ है क्या एप्रिशिएट हुआ है? राइट। अगर मैं इन 5 सालों का हिसाब देखता हूं तो मुझे लगता है ये 62 की चीजें 72 हो गई। मतलब अब $1 के बदले उनको हमें 72 रुपीज देना पड़ेगी। मतलब उनका डॉलर्स का एप्रिसिएशन हुआ है और हमारे रुपए का हुआ है डेप्रिसिएशन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर मैं बात करूंगा, इधर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मैं डॉलर के बदले अगर यहाँ पे यूरो लेता हूं तो क्या हम लोग यूरो के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारी चीज को घटा चुके हैं? अगर मैं देखता हूँ 5 साल का रिकॉर्ड अगर मैं देख लेता हूं तो आपको नजर आएगा ये खास तरीके से नहीं हुआ है। मतलब 10 रुपए आप देख रहे हो क्या हुआ है? 2012 में 13 में मैं 84 दे रहा था और आज वही चीज का मैं कितना दे रहा हूँ? 85 दे रहा हूँ। तो वैसे जितना, समझा क्या? अगर वो 1 यूरो देंगे तो हम पहले उसको 80 कितना दे रहे थे? 4, और आज कितना दे रहे? 85 दे रहे। तो मतलब ये इतना एप्रिशिएट उनका यूरो नहीं हुआ जितना कि डॉलर एप्रिशिएट हुआ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? दोनों भी एप्रिशिएट हुआ है। कौन कौन? यूरो एंड डॉलर both got appreciated, but when you compare euro with USD you understand dollar got more appreciated than euro। और भाई हम तो गरीबी हुए से, हम तो दोनों में, चाहे यूरो से कंपेयर कर लो हम डॉलर से कंपेयर कर लो। बेसिकली क्या है, भारत को एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान की जरूरत है। भारत में जितने जवान आज है शायद से किसी कंट्री के पास है। अगर भारत को सही लीडर मिल जाता ना इस समय तो भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आप समझो ना, कोई देश के आगे जाने के लिए क्या लगता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतने लोग अगर बढ़ जाएंगे काम करने को तो सोचो हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए लोग इंडिया से डरते हैं। इसलिए मोदी जी जहां जाते हैं लोग स्वैग से स्वागत करते हैं, बिकॉज जानते हैं ये बंदा अगर अपने वाली पे आ गया ना तो ये पूरा वर्ल्ड को पीछे छोड़ देगा। बिकॉज उनमें उतनी पोटेंशियल हमारे पास, हम उतना काम, लोगों के पास काम करने के लिए एम्प्लॉइज, मतलब वो नहीं, क्लास नहीं है, लोग ही नहीं, हमारे पास सब है। और हमारे सबसे अच्छी बात चाइना से हमारे पास ये भी कि हमारे पास जितने जवान हैं उतने वर्ल्ड में चाइना के पास भी नहीं। चाइना की एवरेज है 38, हमारी एवरेज है 27। मतलब हमारे लोग अभी और 30 साल काम करने वाले जवान हमारे साथ में खड़े हैं। मतलब वहां पे बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, हमारे पास जवानों की ज्यादा है। सिर्फ बात इस बात की है कि हमारे लोगों को काम नहीं, काम कर लेंगे तो हाँ 2 साल में इंडिया पछाड़ देगा सब। काम मिलना चाहिए और इंडस्ट्रीज आना चाहिए, बहुत ज्यादा काम होगा, बहुत आगे जाएगा भारत आगे जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, करेंसी एप्रिसिएशन व्हेन वैल्यू इंक्रीजेस। बराबर ना? एप्रिसिएशन समझ गया होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी करेंसी डेप्रिसिएशन व्हेन द वैल्यू फॉल्स। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पहले अब बताएंगे। पहले $1 में 65 रुपए आते थे, अब $1 में 70 आ रहे, तो आपके हिसाब से रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है। वैसे जो आम आदमी उसको ये समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे क्या बात कर रहा है, 70 मिल रहे ना। तो वैसा नहीं है, 70 मिल रहे मतलब क्या, उल्टा सोचना है कि हमें 70 रुपए देके डॉलर मिल रहा है, मतलब हमारी इज्जत हमने खुद से घटा के ले ली। बराबर है? आगे और वही लिखा है, अगर उसका उल्टा एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने। आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड टू बी लर्न्ड। मतलब ये समझ गया ना एग्जाम्पल, 70 65 वगैरह वही लिखा है। होम करेंसी डेप्रिसिएशन और यहाँ पे लिखा होम करेंसी एप्रिसिएशन। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन अगेन। बोलो क्या एप्रिसिएशन कब होगा, डेप्रिसिएशन कब? अभी क्या है? अभी डेप्रिसिएशन यही चल रहा है इंडिया में। देखो तो takes place when there is a increase in the home currency price of the foreign currency. The home currency thus becomes relatively less valuable. बराबर है? और इसमें क्या, thus the home currency becomes more valuable. कब होगा इंडिया में? कहे जाएंगे एप्रिसिएशन है
आज मान लो 72 रुपीज दे के $1 मिल रहा है, कल अगर 52 रुपीज दे के अगर $1 मिल गया तो हम कहेंगे हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, हम अप्रिशिएट हो गए। डू यू अंडरस्टैंड? आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा खुलासा इस समय सिर्फ आज तक पर। दोस्तों देखेंगे 4.8 पर क्या लिखा है, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन दोनों शब्दों में। वैसे नाम में देखते तो लगता है डिवैल्यूएशन मतलब ही रेट कम हो रहा है, हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है, और डेप्रिसिएशन में भी हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है। फिर सवाल ये उठ रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? डिवैल्यूएशन भारत सरकार जानबूझ के हमारे रुपए के रेट कम कर देते, वैल्यू कम कर। सर जानबूझ के अपनी कोई बजाता है? बजाते भी है। हम जानबूझकर अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं डेलिबरेटली। पर ये कब होता है? जब फिक्स्ड रेट होते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, डिवैल्यूएशन कब कर सकते हैं? जब फिक्स्ड रेट है। और डेप्रिसिएशन कब होती है? जब फ्लोटिंग रेट है। अब पूरा ध्यान से सुनना, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। मुझे बताओ, पहले हमने डिसाइड किया था फिक्स्ड रेट में $1 = 60 रुपए। गवर्नमेंट ने घटा के $1 = 50 कर दिया, क्योंकि वो तो मार्केट ड्रिवन होता नहीं, फिक्स्ड रेट तो गवर्नमेंट ड्रिवन होता है। अरे बोलो ना। मुझे एक सवाल है आपसे, ऐसा क्यों किया? एक्सपोर्ट करने के लिए कि इंपोर्ट करने के लिए? सही जवाब है एक्सपोर्ट। जब भारत का एक्सपोर्ट कम हो रहा है उस समय अगर भारत को एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा तो अपने रुपए की वैल्यू, ताकि लोगों को अपनी चीजें पहले से सस्ती लगे। अगर भारत को और ज्यादा डॉलर और यूरो चाहिए होंगे तो भारत को अपने रुपए की वैल्यू कम करना होगी। इसलिए भारत सरकार चाहकर जानबूझ के इसकी वैल्यू कम कर सकता है। उसको क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? खुद से गवर्नमेंट ने फिक्स्ड रेट जो $1.60 के थे $1.50 कर दिए, $1.40 कर दिए, ताकि अब बताओ, पहले लोगों को $1 में क्या मिल रहे थे? 60 रुपए। अब क्या मिलेंगे? नहीं मतलब मैं गलत बोल रहा था, राइट? गलत मतलब मैं क्या बोल रहा था? $1 = 70 कर दिया। आई मीन टू से ऊपर डीवैल्यू कर देना, ऊपर कहने का मतलब ऊपर। कैसे? $1 = 70 कर, तो क्या हो जाएगा? तो पहले उसको $1 में 60 आ रहे थे, अब $1 में 70 आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब यूएसए के आदमी को इंडिया से परचेस करने को ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? बोले यार $1 में पहले हाँ मतलब चलो 60 रुपए 60 चीजें आ रही थी, अब $1 में 70 चीजें आएंगी। तो इसलिए भारत सरकार कभी कभी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अगर रुपए की वैल्यू घटा दे तो उसका नाम डिवैल्यूएशन होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा। पर अभी बताओ, इस समय जो 62 का 72 जो आपने इंटरनेट पे देखा, आप मुझे बताना है ये जो हुआ है ये डेप्रिसिएशन है कि डिवैल्यूएशन है? ये भारत की जो करेंसी है वो फ्लोटिंग है, ये फिक्स्ड नहीं है। और ये रुपए का वैल्यू कम हुआ है ना, ये भारत सरकार ने डेलिबरेटली किया प्लान नहीं है, ये अपने आप ही हुआ है, बिकॉज भारत के रुपए की डिमांड कम हुई है। तो बताओ भारत का रुपए डिवैल्यूएशन में गया या डेप्रिसिएशन में? डिवैल्यूएशन नहीं बोलने का। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और उल्टा बोलूं तो एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन। आप समझा? उल्टा बोलने का। भारत सरकार को अगर लगा कि एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करना है, बोलो आगे, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भारत के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऐसा लगा उनको। और अगर भारत फिक्स्ड रेट में जाएगा तो चाहेंगे एक्सपोर्ट कम हो। एक्सपोर्ट कब कम होगा? जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब अब वो रुपए की वैल्यू $1 पहले 72 रुपए का था, अब $1 अगर मान लो 40 रुपए का हो गया, लोग बोलेंगे यार पहले एक टी शर्ट के लिए मुझे $1 देना पड़ रहा था, अभी मुझे $1.5 खरीदना पड़ रहा है। मतलब पहले $1 मुझे कितना आ रहे थे? 72 रुपीज आ रहे थे, अब $1 में सिर्फ 40। तो वो ज्यादा खरीदेंगे इंडिया से कि नहीं खरीदेंगे? नहीं कर। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम होगा ना। तो मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे आप? इसको आप एप्रिसिएशन बोलेंगे, रिवैल्यूएशन बोलेंगे? रिवैल्यूएशन। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो ना यार। अरे उल्टा हो गया, कुछ नहीं किया मैंने। डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। चलो बताओ, यूएसए के कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अब इंडिया की बात मत करो, यूएसए की बात करो। इंडिया का यूएसए का एप्रिसिएशन हुआ है क्या? क्या एप्रिसिएशन हुआ? किसका? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, साला पहले $1 में 62 मिल रहा था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उनको एक देख के 72, तो क्या बोलेंगे?
हम एप्रिसिएशन में, और भारत क्या बोलेंगे, हम डिप्रिसिएशन में चले गए। और अगर डेलिबरेटली अगर हमने वैल्यू कम की तो डिवैल्यूएशन, और डेलिबरेटली हमने बढ़ाई होंगी तो बताओ कौन सा फिक्स्ड रेट में आता है, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। और कौन सा मार्केट ड्रिवन होता है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। और कौन सा फ्लोटिंग पे चलता है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब ये क्या लिखा है, इंपैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। आखिर इसका क्या इंपैक्ट किसके ऊपर हो रहा है, भारत के किसके ऊपर हो रहा है, इकोनॉमी पे हो रहा है। सर ये इतना सब कुछ लिख के क्या दिया है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, चैप्टर खत्म हो गया, बस मुझे कुछ बताना है, क्योंकि चैप्टर का जो मेन क्रक्स है ना वो खत्म हो गया। आप क्या बोल रहे हैं बताओ, 62 रुपीज जो था वो 72 रुपीज हो गया, तो अब इसकी वजह से क्या फायदा होगा। अब जरा यहां पे देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द डिस्कशन दैट फॉलो वी शैल एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन द, किसके लिए गया, क्या लिखा है, फ्लक्चुएशन ऑन द रियल इकोनॉमी, ये ऐसा लिखा है। सर ये इतना जो ज्ञान दिया है वो क्या लिखा गया है, यहां पे क्या लिखा है, द अदर इंपैक्ट ऑफ द करेंसी डेप्रिसिएशंस आर। समझा, अगर रुपए की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो क्या इंपैक्ट होगा। और सर इधर क्या लिखा है, अगर रुपए की वैल्यू अगर क्या हो रही है, एप्रिसिएशन हुई। मतलब पहले बोला कि पूरा ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, और फिर बोला अगर घट गया तो क्या होगा, बढ़ गया तो क्या होगा। वैसे एक एक चीज पढ़ूंगा ना आपके दिमाग में तुरंत जाएगी। चलो मुझे सबसे पहले शुरुआत करने की इच्छा हो रही है डेप्रिसिएशन की, जो इस समय भारत भुगत रहा है। अभी भारत डेप्रिसिएशन में जा रहा है, पहले 62 में डॉलर आ रहा था, 72, तो मतलब भारत की डेप्रिशिएट वैल्यू, मतलब 72 दे के आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, आपने ज्यादा पैसे देना पड़ रहा है, तो अपनी कीमत कम हो रही। एग्जाम्पल दो, पहले 62 आवर्स काम करना पड़ रहा था, अभी 72 आवर्स काम करना पड़ रहा है, और रुपए 1000 ही मिल रहे, तो आप क्या लगे, मेरी इज्जत कम हो गई, मतलब मैंने मेरी वैल्यू घटा के ले ली। अर्थात एक बैच के पहले मैं 6000 रुपये ले लेता, अब एक बैच की 4000 ले लो, तो स्वप्निल पटने की वैल्यू, तो वैसे बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा है। हाँ, विंडफॉल गेन्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। आप मुझे बताओ एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि कम होगा, क्यों, लोगों को इंडिया सस्ता लगेगा, पॉइंट 1 क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। नंबर 2, रेमिटेंस टू होम लैंड बाय नॉन रेसिडेंट एंड बिजनेसेस अब्रॉड फीचर्स मोर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या बोला, रेमिटेंस टू होम लैंड बाय नॉन रेसिडेंट्स, बाहर जो जाएंगे वो इंडिया में पैसे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, इंडिया में मेरा भाई इंडिया में लैंड क्यों लेगा, उसको लगेगा क्या सस्ते मिल रहा है, तुम्हारे इंडिया में इतने मिल रहा है, ले लो भाई, बराबर है। नंबर 3 बात, डेप्रिसिएशन वुड एनहांस गवर्नमेंट रेवेन्यूज फ्रॉम द इंपोर्ट रिलेटेड टैक्सेस। ये क्या चक्कर है, आप मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन वुड एनहांस द गवर्नमेंट रेवेन्यूज फ्रॉम इंपोर्ट रिलेटेड टैक्सेस स्पेशली इफ द कंट्री इंपोर्ट्स मोर ऑफ इसेंशियल गुड्स। नहीं, मेरा सवाल है, हम तो एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे ना, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो हमारे हाथ में क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएंगी, तो हम वो जो चीजें जो हमें लगती है वो इंपोर्ट भी तो कराएंगे, तो उसके से जब इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगा भारत सरकार। अरे वो बहुत गेम खेल रहा है वो, अब वो क्या बोल रहा है, अपने को एक्सपोर्ट करके पैसा मिला, पर कुछ चीजें हमारे पास में एक्चुअल में, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल नहीं है, लगा दो पेट्रोल पे टैक्स। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखा ना, स्पेशली इफ द कंट्री इंपोर्ट्स मोर इसेंशियल गुड, जैसे पेट्रोल, तो आज भारत सरकार टिकी किसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल तो 20 रुपए लीटर का है, हमें 90 रुपए लीटर मिलता है, 70 रुपए का टैक्सेस चलता है उसको, समझ गए। आगे, डेप्रिसिएशन वुड रिजल्ट इन हायर अमाउंट ऑफ लोकल करेंसी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है, वुड रिजल्ट इन हायर अमाउंट ऑफ लोकल करेंसी फॉर गिवन अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, बराबर क्या है, नहीं समझ रहा है। आप मुझे बताओ एक चीज बताओ, यहां पे क्या लिखा है, इंपैक्ट। ये नहीं लिखा है कि फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है, ये लिखा है सिर्फ इंपैक्ट। अब ये मत बोलो कि फायदा होगा नुकसान, फायदा नुकसान वाला क्वेश्चन है कि नहीं। आप ये बताओ कि मैंने किसी फॉरेन बैंक से पैसा लिया होगा पहले $1000, अब मेरे को $1000 देना है,
पर मेरी तो लग गई। मैंने $1000 लिए थे पहले, तो मेरे को इंडिया में कन्वर्ट करके 62,000 रुपये मिले थे। अब वो बोल रहा है मेरा पैसा वापस दो मेरे को, तो मैं 62 दूंगा तो लेगा क्या? वो बोलेंगे मेरे को रुपये मत बता तू, मैंने तुझे क्या दिया था, मुझे क्या दे, तो मुझे 72 खर्च झक मार के 72 दे के लेना पड़ेगा। मेरी तो लग गई। मतलब रुपए की वैल्यू जब डेप्रिशिएट हो जाती है तो जिन लोगों ने फॉरेन से बोरोइंग किया होगा उनकी लग गई। मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ में उसको इसका भी झटका बैठ गया, बराबर। ओके, नेक्स्ट। Depreciation also can have a positive impact on the country's trade deficit as it makes imports more expensive for domestic consumer and exports cheaper। तो बताओ मुझे क्या बोलना चाहता है? इंपोर्ट हम लोग ज्यादा करेंगे कम करेंगे? कम करेंगे। कैसे? ज्यादा क्यों? अच्छा बताओ मुझे, तो इंपोर्ट्स करना महंगा क्यों हो जाएगा? हो जाएगा ना महंगा। फॉर एग्जाम्पल हम पहले टी शर्ट इंपोर्ट करते थे और पहले टी शर्ट मिलता था $1 में, और $1 के रेट कितने थे? ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो क्या बोलते हैं, अपनी वैल्यू वैसे भी कम ही हो जाएगी, तो फिर वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बैलेंस करने के लिए। हाँ नहीं, वो तो करेंगे भाई, वो उसका वो इशू नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑल्सो कैन हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन कंट्रीज ट्रेड डेफिशिएट एज इट मेक्स इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। आज हमारे इंडिया में आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो, आपको मैं बहुत भारी चीज बता रहा हूँ, ये देखिए। आपने यहाँ पे क्या देखा कि इंडिया में क्या चीज ज्यादा है? यहाँ पे दिखा था मैंने कि इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या ज्यादा है। देखो हम लोग क्या एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं? इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं ना। इंपोर्ट है 45 का और भेज रहे 27। आप मुझे बताओ ये डेफिशिएट है, ये कितना डेफिशिएट हो, इतना डेफिशिएट है। आप मुझे बताओ आप धीरे धीरे इंपोर्ट कम क्यों होगा? अब महंगी चीजें होंगी तो हम लोग भारत के बाहर से टीवी भी नहीं मंगाएंगे, भारत के बाहर से कुछ मंगाएंगे नहीं। यहाँ पे जो भारत के बाहर से इतनी कार आ रही थी, वो कार भी इंपोर्ट नहीं, बिकॉज लोगों को वही कार पहले जो 10 लाख मिल रही थी वही कार अब 12 लाख में लगने लगेंगी, तो लोगों का इंपोर्ट आने वाली चीजें कम होगी, तो डेफिशिएट धीरे धीरे जो गैप है, बोलो ना, इन दोनों का गैप कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे, डेप्रिसिएशन ऑल्सो कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन कंट्रोलिंग स्पाइरलिंग गोल्ड इंपोर्ट्स मोस्टली वेस्टफुल एंड देयर बाय इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस। वही बोल रहा है इंपैक्ट ऑन कंट्रोलिंग। अब बताओ मुझे गोल्ड इंपोर्ट पे कंट्रोल क्यों होगा? गोल्ड के कोई भी चीज है, एक्चुअली गोल्ड क्यों लिखा? बिकॉज गोल्ड बहुत प्रमाण में इंपोर्ट होता है। तो आप मुझे तो गोल्ड पे क्यों कंट्रोल हो जाएगा? हाँ, गोल्ड पहले, अरे सिंपल बात, मैं दुबई गया था, दुबई में मुझे क्या लोगों ने बोला था, दुबई में जाओ गोल्ड लेके आओ तो तुम्हारा आने जाने का खर्चा मैच हो जाएगा। मैं इस बार का ऐसा कुछ मैच नहीं हुआ, अब फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि अपनी वैल्यू घट रही। वो दिराम में बोलते हैं, अब वो दिराम जो 1 दिराम में 13 रुपए थे, समझ में, अब 1 दिरहम का 15 रुपए हो गए। समझ आ रहा है? वो रेट किस में बोलेंगे? INR में बोलेंगे, दिराम में बोलेंगे? वो दिराम में बोलेंगे, उसका दिराम है, तो तब उस दिराम के बदले मुझे ज्यादा कीमत अदा करना पड़ रही है उसको। तो लोगों ने इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया। अदरवाइज आप अगर सऊदी अरेबिया से कोई फ्लाइट इंडिया में आ रही है तो समझ जाना कि 5-50 किलो गोल्ड आ गया साथ में। समझ आ रहा है? अरे तो सही है ना, आप समझ रहे नहीं मैं क्या बोल। गोल्ड पहले क्यों लाते थे? इंडिया में गोल्ड कितने मिल रहा था? 30,000 में, उधर कितने मिल रहा था? 25 में। तो जाहिर सी बात क्या बोलेंगे यार, 10 ग्राम में 30,000, उधर 25, तो एक 5-6 तोला अगर लेकर आ गए उधर से तो अपने आने जाने के खर्चे के टिकट बच गया। ये चल रहा था बहुत दिनों तक, पर अभी ये जो इंडिया का रुपीस का वैल्यू जितना घट रहा है ना, लोगों ने गोल्ड इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया। आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? समझ गया ना? अभी इंपोर्ट कम होंगे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एन एप्रिसिएशन विल हैव द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन। अगर मान लो उल्टा हुआ, चलो एक काम करते, अगर मान लीजिए रुपीस का वैल्यू क्या हुआ, 72 से 52 हो गया। अब ऐसा एग्जांपल, मतलब $1 में कितना देना पड़ेगा? $1 की प्राप्ति के लिए हमें सिर्फ 52 देना पड़ेगा, अगर ऐसा हो गया। एन एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी रेजेस द प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट्स, बराबर। मतलब लोगों को अब जो इंडिया के बाहर से अगर कोई इंडिया में अगर परचेस करेगा तो पहले उसको क्या मिल रहा था? $1 में 72 रुपीज मिल रहे थे, अब उसको $1 में कितने मिलेंगे? 52 मिलेंगे। तो मान लो कोई 72 रुपीज की चीज थी तो उसके लिए $1 दे रहा था, अब वो 72 के लिए उसको $1.2 देना पड़ेंगे। तो वो इंडिया से बाय करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। अरे उल्टा हो गया ना, पहले इंडिया से ज्यादा बाय कर रहे थे, अब इंडिया से बाय नहीं करेंगे। तो बताओ क्या हो गया? हम लोग अभी ये नहीं देख रहे कि हमारा फायदा होगा नुकसान, हम क्या बात कर रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं।
An appreciation of the currency raises the price of the export and therefore the quantity of export would fall. बराबर है? हम एक्सपोर्ट कम करेंगे ज्यादा करेंगे? लोग हमसे कम खरीदेंगे ज्यादा खरीदेंगे? बिकॉज उनको इंडिया बहुत महंगा लगने लगेगा. दूसरी बात, द आउटकम ऑफ द एप्रिसिएशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल एज वेल. इफ द एप्रिसिएशन सेट्स इन ड्यूरिंग द रिसेशनरी फेज द रिजल्ट वुड बी फर्दर फॉल. आपको समझा नहीं? इंडिया अगर पहले ही मर रहा होगा और मरेगा कि ज्यादा होगा? और मरेगा, क्योंकि इंडिया के उसमें पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि लोग इंडिया से बाय करेंगे नहीं. बताओ कैसे? अगर मान लो रुपए की वैल्यू बढ़ गया तो इंडिया से एक्सपोर्ट चीजें कम होंगी, एक्सपोर्ट कम होंगी तो फॉरेन करेंसी पहले से कम है और भी कम मिलेंगी, तो मतलब देयर विल बी फर्दर फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड. बराबर है? समझ में आ रहा है लिंक? ओके, पॉइंट नंबर 3. अरे अपन ने जो पहले चैप्टर पढ़ा ना वो समझा, तो ये समझना एक चैलेंज है. अभी एकदम उसके ऊपर लिखा हुआ है तो इसके समझने के लिए कष्ट उठाने की जरूरत नहीं. अभी सिर्फ रीड आउट करना है, सिर्फ आपको लिंक करना है. हाँ, उधर ऐसा पढ़ा था ना, हाँ उसका ऐसा बोल रहा है बस. An appreciation may cause a reduction in the level of inflation. मुझे बताओ कैसे? एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर डिमांड नहीं रहेंगी, और डिमांड नहीं रहेंगी तो इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का बात आपने चैप्टर में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था. इन्फ्लेशन का बात जब वो डिमांड बढ़ जाती है, यहां पे डिमांड तो बढ़ेगी नहीं. अरे बोलो आगे. विथ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट प्राइसेस, मतलब इंडिया से अगर कोई बाएगा तो उसको महंगा लगेगा. अरे बोलो इंडिया की शक्कर, इंडिया की शुगर उसको महंगी लगेगी क्या? वो सस्ती लगेगी? महंगी. तो इंडिया से शक्कर बाय करेगा कोई? कम बाय करेगा. इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट प्राइसेस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज एडवर्सली अफेक्टेड एंड देयरफॉर फर्म्स हैव अ ग्रेटर इंसेंटिव टू इंट्रोड्यूस अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. अब एक चीज से फायदा भी हो रहा है. अब साला माल कुछ जो शुगर पहले लाखों टन लगती थी अब वो कम हो जाएंगी, तो पहले खराब भी शुगर एक्सपोर्ट हो जा रही थी. बराबर है? अब वही शुगर एक्सपोर्ट होंगी जिसकी क्वालिटी बहुत. तो अभी बताओ इनमें आपस में कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इंडिया में टेक्निकल इनोवेशन होगा कि नहीं होगा? बिकॉज बोलेंगे यार बाय करने वाले लोग 50,000 टन के, माल 1 लाख टन का है. बोला आगे. तो किसकी शुगर एक्सपोर्ट होंगी? क्वालिटी. इसलिए लोग इनोवेशन पे ज्यादा काम करेंगे. ऐसा इंक्रीजिंग इंपोर्ट एंड डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट आर लायबल टू कॉज लार्जर डेफिशिएट. बताओ किस में डेफिशिएंट होगा? क्या एक्सपोर्ट होगा? एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा. अब मुझे बताओ इंपोर्ट ज्यादा क्यों होगा? अब उल्टा देना लोगों को. अरे तुम पहले 72 रुपीज देके फॉर एग्जांपल एक कार मिल रही थी, $1 की एक कार थी, तो आपने 72 रुपीज देके कार ली. अब वही कार आपको 50 रुपीज मिली, तो आप ज्यादा कार इंपोर्ट करोगे, मतलब इंपोर्ट हो जाएगा ज्यादा और एक्सपोर्ट हो जाएगा कम, तो इंडिया का डेफिशिएट और बढ़ेगा. तो देखो भाई, कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी है. Loss of competitiveness will be significant if the currency appreciation is because of strong. समझा क्या? Loss of competitiveness will be insignificant if currency appreciation is because of strong fundamental of the economy. वो बोल रहा है इसके insignificant होगा अगर ये किसकी वजह से हो रहा है? Strong fundamentals of the economy के, तो उसका कुछ इतना impact नहीं होगा. From the above discussion, we understand that all the countries would desire to have steady exchange rate to eliminate the risk and uncertainty associated. मतलब आप चाहते कि ना बढ़े ना घटे, वो कांस्टेंट रहे, तो मतलब सारी इकोनॉमी स्टेबल चलेगी. ज्यादा उतार चढ़ाव होते तो फायदा और नुकसान दोनों भी होता है. However, nations may sometimes go in for trade-off with weaker exchange rate to stimulate export and aggregate demand, or a stronger exchange rate to, मतलब समझ गए? अब हम लोग अपने एक्सचेंज रेट को घटा बढ़ा के अपने देश की इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं. मतलब आपको समझा व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन? मतलब हमारी इकोनॉमी का और एक्सचेंज रेट का कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है. एक लास्ट सवाल पूछूंगा, अगर हमारे रुपए का दाम कम 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 हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे? ज्यादा करेंगे तो भारत में इन्फ्लेशन. तो समझ गए व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इकोनॉमी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये चैप्टर को हमने किया समाप्त. जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े एक बार सारी चीज को रिवाइज कर ले. अरे बोल दो भाई, फटाफट रिवाइज करना. आई होप आपको ये चैप्टर समझा भी है, और मैं एक बार फटाफट सबको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेता हूं, तो आपको ये चैप्टर आपके दिमाग में हमेशा के लिए आ जाएगा. ओके, चलो अब जवाब देंगे आप मुझे. सबसे पहले क्या पढ़ना है? एक्सचेंज रेट. आप सभी समझ गए व्हाट इज एक्सचेंज रेट? आज $1 इज इक्वल टू कितना है? 72. और ये यूरो कितना है? 1 इज इक्वल टू 85. इसको ही एक्सचेंज रेट बोलते हैं.
वेरी गुड। अब बात करो दूसरी बात, एक्सचेंज रेट रिजिम क्या होता है? एक फ्लोटिंग होता है और एक भारत में फ्लोटिंग है क्या फिक्स्ड है? फ्लोटिंग है। कहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई इन्वॉल्व होता है? फिक्स्ड में। और कहां पे नहीं होता है? फ्लोटिंग में। आप बताओ इंडिया फ्लोटिंग यूज कर रहा है, फिक्स यूज कर रहा है? फ्लोटिंग। आप मुझे बताओ कहां पे वो होगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है? कहां पे आरबीआई के पास में बहुत सारे रिजर्व्स होना जरूरी है? फिक्स्ड होगा। कहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है? फिक्स्ड में। और कहां पे वो भी ज्यादा है, कहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है? फ्लोटिंग में। समझ गए होंगे आप? आगे अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब आपको जवाब देना है मुझे, ये तो मैंने पूछ लिया आपको, नॉमिनल वर्सेस रियल। आप जवाब दो। आज जो $1 इज इक्वल टू 72 है वो क्या है? नॉमिनल है। नॉमिनल और रियल आपको समझा, हमने बात की थी पहले। एक बर्गर अगर उसको $1 में मिल रहा है तो वो ये फोन ला के इंडिया में पूछेगा कि इंडिया में कितने में? अगर इंडिया में 72 में मिल रहा है तो इसका मतलब उसका इंडेक्स अपना इंडेक्स सेम है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता वो इंडिया से लेके यहां से ले। अगर ऐसा हुआ, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ, इंडेक्स रेट हाई हुआ और उधर का इंडेक्स रेट नॉर्मल रहा, तो वो उधर का $1 में मिल रहा है और इधर इंडिया में अगर 78 में मिल रहा हो तो क्या बोलेगा? इंडिया में महंगे में मिल रहा है तो वो उधर का बर्गर लेना ज्यादा पसंद करेगा। चलो और एक बात, 3 साल पहले इंडिया ने यूएसए से करार किया था कि आप एक टी शर्ट दो हमें एक बर्गर देंगे। अगर आज इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, बोलो ना, और अगर मान लीजिए इंडिया में वही बर्गर 1.2 में मिलने लगा तो क्या इंडिया बोलेगा भाई ऐसा नहीं होगा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो क्या आपको लगता नहीं हर कंट्री के हिसाब से अपने रियल रेट्स अलग अलग हो सकते हैं? अच्छा एक फॉर्मूला की बात करो, कब ऐसा होगा रियल रेट और नॉमिनल रेट सेम होगा? जब हमारा इन्फ्लेशन और इनका इन्फ्लेशन सेम है तो फिर नॉमिनल रेट और रियल रेट विल रिमेन सेम। पर अगर हमारा इन्फ्लेशन और उनका इन्फ्लेशन अलग होगा तो नॉमिनल रेट और रियल रेट विल बी डिफरेंट। रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक अपॉन फॉरेन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सबके लिए खुला है, 24 घंटे चलता है। वाइडन मार्केट है, बहुत ज्यादा टर्नओवर होता है, इलेक्ट्रॉनिकल चलता है, फिजिकल खरीदने की जरूरत नहीं। ये तो आपको सभी को पता है। आगे ये क्या लिखा है भाई? आजकल लोग फॉरेन करेंसी खरीदते क्यों? कुछ बाई करने के लिए, कैपिटल खरीदने के लिए, या कुछ लोग अपना हेजिंग करने के लिए खरीदते हैं, कुछ शौक से खरीदते हैं, किसी को घूमने जाना तो वो खरीदता है, या फिर कुछ लोगों ने इंडिया के बाहर से कुछ बोरो थे वो रिपेमेंट करने के लिए खरीदता है, कुछ लोग डोनेशन के लिए, ग्रांट के लिए खरीदते हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे लगा इतना महत्वपूर्ण है, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट क्यों होते बताओ? आप मुझे बताओ $1 इज इक्वल टू ₹1 था, अब ये रेट चेंज कैसे हो गए? अरे बोलो क्यों चेंज हुए? बहुत सारे फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है डिमांड। जिस चीज की जिस करेंसी की डिमांड बढ़ती है उसकी ज्यादा वैल्यू हो जाती है। और भारत जैसे करेंसी की बताओ ना वैल्यू कम है क्योंकि उसकी डिमांड कम है। यूएसडी के पास में प्रोडक्शन ज्यादा है, सर्विसेज उनकी ज्यादा है, लोगों को वो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज पूरे विश्व भर में बहुत सारे कंट्री जो अपना ट्रेडिंग भी करते हैं वो सिर्फ डॉलर में करते हैं। डॉलर का बोलो ना डिमांड ज्यादा है कि कम है? तो डॉलर का डिमांड ज्यादा होने की वजह से आगे बोलो ना क्या होगा? उसके वैल्यू ज्यादा है और हमारे पास में एक्सपोर्ट ज्यादा होता नहीं है। इसलिए आईएनआर की रिस्पांस, आईएनआर के प्रति जो डिमांड है वो कम है, इसलिए हमारे आईएनआर की वैल्यू कम है। आप बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन? आप मुझे बताओ भारत सरकार ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने फिक्स्ड करेंसी के रेट $1 इज इक्वल टू 60 था, उसको $1 इज इक्वल टू 70 कर दिया। तो उन्होंने डिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन किया? डिवैल्यूएशन किया। और $1 इज इक्वल टू 60 था, उसको 50 कर दिया, उसको रिवैल्यूएशन कर दिया। बताओ कौन सी, जब मान लो मार्केट के डिमांड सप्लाई की वजह से अगर हमारे रेट कम हो गए होंगे, हमारी वैल्यू कम हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। और मार्केट की डिमांड की वजह से हमारी वैल्यू अगर बढ़ गई, मान लो $1 जो 72 था वो $1 इज इक्वल टू 52 हो गया, तो हम उसको एप्रिसिएशन बोलेंगे, डेप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन। इंपैक्ट तो हमने देख लिया। ये ABCD जो पॉइंट है वो बहुत इजी, इसलिए मैंने रीड आउट नहीं किया, आपको पढ़ना है वो, क्योंकि फॉरेन इसका रेट कम ज्यादा होते तो वैसे हमने पूरे डिस्कशन में उसको कवर किया। आपसे एक बार गो थ्रू कर लेना, वो मैंने स्किप किया नहीं, वो एकदम सारी बातें हमने ऑलरेडी कवर की, आप एक बार पढ़ लेना उसको। अब बताओ इसमें हमने 2 क्वेश्चन करे थे कि क्या इंपैक्ट होता है किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। और क्या इंपैक्ट होगा? एप्रिसिएशन की वजह से। एक बार मैं सवाल पूछूं, बताओ डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा कि इंपोर्ट? एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। आर यू श्योर अबाउट दिस? आप मुझे बताओ, यहां पे लिखा है इन्होंने कि जो भारत के बाहर के जो अपने बच्चे गए हुए पढ़ने के लिए, जो कमाने के लिए, वो भारत में इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे जब डेप्रिसिएशन होगा तो इंडिया में सस्ता लगेगा।
आप मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन वुड एनहांस गवर्नमेंट रेवेन्यूज, क्या गवर्नमेंट उसमें रेवेन्यू ज्यादा कर सकता है? कैसे? इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा, बिकॉज एक्सपोर्ट किया तो बहुत सारा पैसा होता है, तो इंडिया में बहुत सारा इंपोर्ट होगा तो उसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज लगाएगा। उसके बाद में क्या लिखा है ये? डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन वुड रिजल्ट इन हायर अमाउंट ऑफ लोकल करेंसी, मतलब कैसे? बोरोइंग्स के लिए बात करो तो बोरोइंग वाले जो पैसे को लोगों को जो चुकाना है, रिपेमेंट करना है, उनको महंगा लगेगा या सस्ता लगेगा? महंगा लगेगा। डेप्रिसिएशन कैन आल्सो हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द कंट्री स्टेट डेफिसिट। मुझे बताओ कैसे होगा? लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट बहुत कम करेंगे, बिकॉज इंपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा सस्ता, तो इसलिए एक्सपोर्ट बहुत होगा, इंपोर्ट होगा कम, तो डेफिशिएंसी कम होगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। एंड डेप्रिसिएशन आल्सो कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द कंट्रोलिंग। गोल्ड इंपोर्ट ज्यादा होंगे कम होंगे? अरे भाई इंपोर्ट कम ही हो जाएगा ना, गोल्ड क्या हर कोई चीज कम हो जाएगी। और इसका उल्टा रिवर्स लिखोगे तो एप्रिसिएशन हो जाएगा। इसी का उल्टा उन्होंने तो लिख के दिया है, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन पढ़ लिया तो अपने आप ही आपका एप्रिसिएशन हो जाएगा। इसका उल्टा लिखना है आपको उसमें, समझ गए? तो आज का ये यूनिट खत्म हुआ है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड दोज हु आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, प्लीज आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम अगले भी वीडियो आप तक पहुंचाएं। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।